असंभव। मू वुशुंग अनन्या राठौड़ की बातें सुनकर मू निंगवेई, जो अब तक सीधी बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई और जोर से इस बात का इनकार किया। उस दिन मकड़ी हम पर जहर छिड़कने ही वाली थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह चूक जाती। सच में। लेकिन बड़ी बहन मूल रूप से तुम्हारे थोड़ा आगे थी और तुमने उसे धक्का देकर दाईं ओर और पीछे कर दिया और फिर उस पर जहर छिड़क गया। अगर तुमने उसे धक्का नहीं दिया होता तो तुम दोनों में से किसी पर जहर नहीं गिरता। मू वुशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी गहरी आंखें शरद ऋतु की तरह ठंडी थीं। मू निंगवेई का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उस समय उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। वह बस यही सोच रही थी कि वह किसी भी कीमत पर अपना चेहरा खराब नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जहर से बचने के लिए अपनी सगी बहन को ढाल बनाकर अपने आगे धकेल दिया था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो ये सच है। अगर उसने अपनी बहन को धक्का नहीं दिया होता तो शायद उनका चेहरा खराब नहीं होता। लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्यथा उसकी बहन उससे मौत से भी ज़्यादा नफरत करेगी। मैंने ऐसा नहीं किया। तीसरी बहन, तुम झूठ बोल रही हो। हालांकि उसके चेहरे के भाव मू निंगज्यू की आंखों से नहीं बच सके, जो नफरत से भरी थीं। वह बचपन से ही इस छोटी बहन के प्रति हमेशा अच्छी रही थी, उसे हर अच्छी चीज़ देना चाहती थी और उसके विचारों को अच्छी तरह जानती थी। जैसे ही मू निंगवेई के चेहरे के भाव बदले, वह समझ गई कि मू वुशुंग ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। ये हास्यास्पद है कि कल वांग दूसरी चाची के सांत्वना देने पर उसने उसे माफ़ करना शुरू कर दिया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अपना चेहरा खराब होने से बच सकती थी। यह उसकी अपनी प्यारी छोटी बहन ही थी जिसने उसे नर्क में धकेल दिया और उसे एक विचित्र, अमानवीय प्राणी में बदल दिया। कांस्य दर्पण में अपने विकृत और बदसूरत चेहरे को याद करते हुए मू निंगज्यू ने अपने हाथों को इतनी जोर से भींचा कि उनसे खून बहने लगा और उसके नाखून मांस में गड़ गए, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसका दिल केवल गहरी नफरत से भरा था। मू निंगवेई को निश्चित रूप से उसकी सफलता से जलन हो रही होगी, इसलिए वह उसका चेहरा बिगाड़ना चाहती है। क्योंकि जब वे सनसेट माउंटेन पर थे तो चौथे राजकुमार सिमिन कांग ने कहा था कि वह उसे अपनी मुख्य पत्नी बनाना चाहता है। उसने चुपके से मू निंगवेई को बताया था कि उसने चौथे राजकुमार के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार कर लिया है, क्योंकि चौथे राजकुमार ने उसे 10 लाख के दहेज का वादा किया था और वह चाहता था कि उसकी शादी सबसे शानदार हो। उसे याद आया कि उसने मू निंगवेई की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक देखी थी, लेकिन उसने उसे बधाई देते हुए नहीं सुना, जिससे पता चलता था कि मू निंगवेई उसे अच्छा करते हुए नहीं देख सकती थी। इन सब बातों के बारे में सोचकर मू निंगज्यू को और भी अधिक यकीन हो गया कि मू निंगवेई ने जानबूझकर उसका चेहरा खराब किया है, न कि यह कोई अवचेतन कार्य था जैसा कि वह दावा कर रही थी। संदेह के बीज। मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है। मू वुशुंग ने मू निंगज्यू और मू निंगवेई की ओर देखा और उसके होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। संदेह के बीज बो दिए गए हैं, अब उन्हें आपस में लड़ने दो। वांग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और उसने कोसा, वह जहरीली मकड़ी जानबूझकर तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई थी, तुम सड़े हुए दिल वाली कमीनी। तुम बस मेरी ज्यू एर और वेई वेई का चेहरा बर्बाद करना चाहती थी, तुम दुष्ट लड़की। वांग। मुगोबांग ने वांग की ओर अद्वितीय गरिमा के साथ देखा। वांग चौंक गई और पीछे हट गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। पिताजी, मैं सही हूँ, यह मू वुशुंग ही थी जिसने जानबूझकर ऐसा किया। वह बस इस बात से जलती है कि ज्यू एर और वेई वेई उससे ज़्यादा सुंदर हैं। हे मू यूहिंग मुस्कुराया। जिसकी भी आंखें हैं वह देख सकता है कि तीनों में सबसे सुंदर कौन है। वांग वास्तव में मेरी बहन के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। वुशुंग स्वभाव से दयालु है और वह ऐसा काम नहीं करेगी। इसके विपरीत, मैंने कुछ दिन पहले ज़ियाओवेई को बेरहमी से वुशुंग को कोसते हुए सुना था। वह बिल्कुल भी मार्क्विस की हवेली के किसी व्यक्ति जैसी नहीं है। मू गोबांग ने कहा। इसका मतलब था कि उसे वुशुंग पर भरोसा है, लेकिन मू निंगवेई के चरित्र पर नहीं। इसलिए ये तय हो गया कि यह मू निंगवेई की ही गलती थी। ये तुम्हारी दूसरी पत्नी के परिवार का मामला है। तुम लोग इसे बंद दरवाजों के पीछे खुद संभाल सकते हो। ज़ियाओवेई ने गलती की है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। मू गोबांग ने ये शब्द कहे, ठंडी सांस ली और डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गए। पिताजी, माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। अपने दादा द्वारा इतनी दो टूक बात कहे जाने के बाद मू निंगवेई का चेहरा बदसूरत हो गया। चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता तुम पर विश्वास करते हैं और तुम्हें सजा नहीं देंगे। वांग ने धीरे से मू निंगवेई का सिर थपथपाया और कहा। उसकी अब यही एक आदर्श बेटी बची है, भला वह उसे सजा देने के बारे में कैसे सोच सकती है। उसे अभी भी इस बेटी की ज़रूरत है ताकि वह धन और विलासिता का जीवन जी सके। माँ, आप सबसे अच्छी हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मू निंगवेई वांग की बाहों में दुबक गई। किसी को क्या पता था कि वांग के शब्द सुनकर मू निंगज्यू पूरी तरह से दुष्ट बन जाएगी। मू निंगवेई और मैडम वांग के बीच के अंतरंग और कोमल रिश्ते को देखकर जो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे थे, उसका दिल रो रहा था।
जियाओवेई ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सजा नहीं दी और हर तरह से जियाओवेई की रक्षा की। उन्हें उसकी अपनी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं है और उसे स्पष्टीकरण देने का उनका कोई इरादा नहीं है। हे, मू निंगज़्यू ने मन ही मन उपहास किया। अगर तुम मुझे स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो ठीक है, मैं खुद आकर इसे ले लूंगी। भाई बहन की बातचीत। दीदी, ऐसा लगता है कि आपका मूड खराब है। आंगन में वापस जाते समय मू यूहिंग अचानक मू वुशुंग के सामने खड़ा हो गया और पूछा। दूसरी चाची के परिवार को परेशानी में देखकर उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बड़ी बहन के दिमाग में कुछ चल रहा है। उसकी बाहें ऐसे सिकुड़ी हुई थीं जैसे वह कुछ सोच रही हो। मू वुशुंग को उम्मीद नहीं थी कि उसका सुंदर छोटा भाई इतना समझदार होगा। वह मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, मैं बस किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? मू यूहिंग ने कुछ चिंता के साथ पूछा। उसने उसे पहले कभी इतना खोया हुआ नहीं देखा था। नहीं, उसका जवाब दृढ़ था। वह किसी ऐसे रोमांटिक मामले से परेशान नहीं हो सकती थी। मैं जिस चीज़ के बारे में अधिक सोच रही थी वह ये थी कि शाही चाचा के जहर का इलाज कैसे किया जाए। उनके शरीर में मौजूद जहर पहले से कहीं अधिक जटिल और चरम है और रातों रात पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। दीदी, लॉन्ग मोशन अच्छे इंसान हैं, मू यूहिंग ने अचानक कहा। मू वुशुंग को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा। वह हंसी। क्या तुमने पहले यह नहीं कहा था कि वह बुरे हैं? अब तुम क्यों कह रहे हो कि वह अच्छे हैं? एक आदमी की भावनाएं, वह आपके लिए अच्छे हैं। मू यूहिंग को लगा कि लॉन्ग मोशन सच में उसकी बहन के लिए अच्छे थे। हर बार जब लॉन्ग मोशन उसकी बहन को देखते थे तो उनकी गहरी आंखें चमक उठती थीं। यदि लॉन्ग मोशन उसके जीजाजी बनना चाहते थे तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम खुद को आदमी कहते हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? मू वुशुंग ने मुस्कुराते हुए उसके चिकने गाल खींचे और कहा, ऐसी बातों के बारे में चिंता मत करो। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, मू यूहिंग ने उसके हाथ से बचते हुए कहा। उसके गाल लाल हो गए। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे बच्चों की तरह मत चुटकी काटो। इसके अलावा, दीदी, आप मेरी नज़र में सबसे आदर्श बहन हैं। अगर आपकी सच में शादी नहीं हो पाती है तो मैं आपकी देखभाल करूँगा। तुम हो वो जिसकी कभी शादी नहीं होगी। लेकिन फिर उसने इस बारे में दोबारा सोचा और महसूस किया कि वह वास्तव में शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है दीदी, को ये याद रहेगा, तुम्हें अब से मेरी देखभाल करनी होगी। दोनों भाई बहन हंसते मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। छिपकर सुनने वाला। पेड़ में छिपे लॉन्ग मोशन के चेहरे के भाव तेजी से गंभीर होते गए। वह उसके नए नए पिघले हुए दिल को खोना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे ही वह गई वह उसे ढूंढने आ गया। लेकिन उसे शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। पता चला कि उसने पहले जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ था। चाचा, मैं शुआंग एर हूँ, आपकी छोटी मंगेतर। जब वे पहली बार मिले थे तो उसकी वह आवाज़ आज भी उसके दिमाग में गूंजती है। छोटी झूठी। कीमिया प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण मू वुशुंग अनन्या राठौड़ का नाम रातों रात प्रसिद्ध हो गया था। प्रतियोगिता के दौरान केवल उसकी एक झलक पाने के लिए कई लोग दूर दूर से आए थे। दुर्भाग्य से वह प्रतियोगिता के दूसरे दौर में दिखाई नहीं दी। नियमों के अनुसार पहले दौर की शीर्ष 3 टीमें सीधे प्रतियोगिता के तीसरे दौर में प्रवेश करने की पात्र होती हैं। इसलिए प्रतियोगिता के तीसरे दौर तक पूरा चौक लोगों से खचाखच भर गया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था मानो उनके सिर फटने वाले हों। घेराबंदी तोड़कर आगे आने वाले अंतिम 10 कीमियागर मंच पर खड़े थे, लेकिन हर किसी का ध्यान केंद्र में खड़ी उस लड़की की ओर खिंचा हुआ था जिसने हल्के नीले रंग की फूलों वाली पोशाक पहनी हुई थी। लोग सबसे पहले उसके उत्कृष्ट रूप को नहीं, बल्कि उसके शांत और शिथिल स्वभाव पर ध्यान देते हैं। आज 10 में से 7 लोग बाहर हो जाएंगे। अन्य सभी कीमियागर कुछ हद तक घबराए हुए हैं, लेकिन वह रत्ती भर भी घबराहट नहीं दिखा रही है। वह वहां इस तरह खड़ी है मानो वह आत्मविश्वास से भरी हो और निडर हो। इसके अलावा उसके पास आश्चर्यजनक सुंदरता थी। जैद जैसा सफ़ेद नाजुक अंडाकार चेहरा, सीधी और उठी हुई नाक और प्राकृतिक रूप से लाल चेरी जैसे होंठ। उसकी उठी हुई फीनिक्स आंखें उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थीं। घनी और लंबी पलकों के साथ उसकी काली पुतलियां ऑब्सीडियन से भी ज्यादा चमकीली थीं, बिल्कुल किसी खूबसूरत जैद की चमक की तरह। इस समय उसकी आंखों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और वह किसी अज्ञात चीज को देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी, जिससे वह शिथिल और मोहक लग रही थी, इतनी कि किसी को भी पागल कर दे। राजधानी में एक नया चलन। दरअसल मू वुशुंग दर्शकों को देख रही थी। वह इसलिए हंस रही थी क्योंकि उसने देखा कि कई महिलाओं ने उसी शैली की बैंगनी पोशाक पहनी हुई थी जो उसने परसों प्रतियोगिता के पहले दौर में पहनी थी। वह जहां भी देखती उसे बैंगनी रंग के कपड़े पहने लड़कियां ही दिखाई देती थीं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वह राजधानी में एक नया चलन शुरू करने में सक्षम होगी। ये वास्तव में एक बेतुकी स्थिति थी।
ग्रेटर दैन सभी को नमस्कार, मैं कीमियागर गिल्ड का अध्यक्ष काओ होंग हूँ। ग्रेटर दैन एल्डर काओ बाहर आए और प्रतियोगिता के तीसरे दौर के नियमों को समझाना शुरू किया। पहली प्रतियोगिता में हमने कीमियागरों की प्रतिभा का परीक्षण किया था। कुछ समय पहले हमारे कीमियागर गिल्ड ने एक नया गोली का फॉर्मूला विकसित किया है जिसका नाम माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल, मन को साफ करने और बाधाओं को तोड़ने वाली गोली है। एक नया नुस्खा। जैसे ही एल्डर काओ ने बात की, नीचे खड़ी भीड़ आश्चर्य से हाँफने लगी। आजकल अधिकांश गोलियों के नुस्खे पारंपरिक हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। भले ही नवाचार हों, लेकिन पूरी तरह से नए नुस्खे बहुत कम हैं, क्योंकि कई गोलियां पहले से ही मौजूद हैं और पूर्ववर्तियों द्वारा कई वर्षों में नुस्खों को पूर्ण किया जा चुका है। इसलिए नए नुस्खे विकसित करने में सक्षम होना एक उल्लेखनीय बात है। इसलिए हर कोई बहुत हैरान था, क्योंकि कई वर्षों से दवा के किसी भी नए नुस्खे के बारे में नहीं सुना गया था। हर कोई इस माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल के प्रभावों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। इसके अलावा इस नुस्खे का प्रतियोगिता से क्या लेना देना है, ये देखकर कि उन्होंने सभी की दिलचस्पी जगा दी है, एल्डर काओ हंसे। ग्रेटर दैन हमारे गिल्ड ने प्रतियोगिता का लाभ उठाते हुए इस गोली के फॉर्मूले को मुफ्त में योगदान करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगिता का हमारा तीसरा दौर माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करना है। ये दूसरी श्रेणी की गोली है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। यह एक कीमियागर की प्रतिभा और धैर्य की परीक्षा है और यह एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता भी है। ग्रेटर दैन अमृत का फॉर्मूला मुफ्त में दें। क्या मैंने सही सुना? कीमियागर गिल्ड कितना न्यायसंगत है। बहुत बढ़िया, कीमियागर गिल्ड। नीचे मौजूद लोगों ने कीमियागर गिल्ड की प्रशंसा की और खुश थे कि उन्होंने गोलियों का योगदान दिया था। इस दुनिया में कई कीमिया फॉर्मूले शक्तिशाली परिवारों और ताकतों द्वारा पैसा कमाने के लिए एकत्र और एकाधिकार में रखे जाते हैं। इसलिए कीमियागर गिल्ड जैसे बहुत कम कीमियागर हैं जो अपने फॉर्मूले प्रकाशित करने के इच्छुक हैं। गुओ परिवार के पूर्वज की नज़रें। जजों के पैनल पर बैठे गुओ परिवार के पूर्वज की धुंधली आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमक उठी। कीमियागर गिल्ड अपनी कंजूसी के लिए कुख्यात है। क्या वे सच में एक नया शोधित गोली का फॉर्मूला जारी करेंगे? सपने देखते रहो। सभी औषधीय जड़ी बूटियों को बाहर निकाले जाने के बाद गुओ परिवार के पूर्वज ने अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ कहा, जैसा कि उम्मीद थी। इन औषधीय जड़ी बूटियों में से एक का नाम व्हाइट टोड फ्लावर है, जो गर्म स्थानों पर उगता है और इसके बढ़ने के वातावरण के लिए बहुत उच्च आवश्यकताएं होती हैं। सभी गर्म स्थानों पर व्हाइट टोड फ्लावर नहीं उगाया जा सकता। संयोग से कीमियागर गिल्ड ने कुछ साल पहले एक व्हाइट टोड फ्लावर वैली का अधिग्रहण किया था, जिससे ये व्हाइट टोड फ्लावर का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया। आमतौर पर कीमिया में विशेषज्ञता वाले परिवार कीमियागर गिल्ड से व्हाइट टोड फ्लावर खरीदते हैं, जिससे गिल्ड को काफ़ी मुनाफा होता है। उन्होंने शुरू में सोचा था कि कीमियागर गिल्ड वास्तव में दयालु था, लेकिन व्हाइट टोड फ्लावर को देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह फूल बेचने के लिए कीमियागर गिल्ड की महज एक चाल थी। गोली का फॉर्मूला शायद काफ़ी साधारण था, लेकिन इस प्रतियोगिता के माध्यम से कीमियागर गिल्ड ने अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर ली और फॉर्मूला भी मुफ्त में दे दिया। कीमियागर गिल्ड के लिए यह एक बहुत ही लाभदायक उद्यम था। गुओ परिवार कीमियागरों का एक वैध परिवार है, इसलिए वे इस तरह की अवसरवादी चालों से घृणा करते थे। गुओ परिवार के पूर्वज ने स्थिति को देखने में बहुत आलस महसूस करते हुए इसे अनदेखा कर दिया। अगर वह छोटी लड़की मू वुशुंग नहीं होती, तो वह देखना चाहते थे कि उसके पास उनके लिए क्या सरप्राइज है, अन्यथा वे बहुत पहले ही वहां से जा चुके होते। प्रतियोगिता की शुरुआत और एक अप्रत्याशित वापसी। प्रतियोगिता 6 शिचेन तक चलेगी। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। मंच पर एल्डर काओ ने अपनी अंतिम टिप्पणी दी। 6 शिचेन या 12 घंटे एक पूरे दिन की लंबाई है। इस समय को सुनकर कई कीमियागरों ने व्यथा में त्योरियां चढ़ा लीं। मू वुशुंग के लिए दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में निश्चित रूप से इतना लंबा समय नहीं लगेगा। जब उसने पहले अपने स्पेस में गोलियों को परिष्कृत किया था, तो उसे दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में केवल 1 या 2 घंटे लगे थे। यह इसलिए भी था क्योंकि उसने कभी किसी और को गोलियों को परिष्कृत करते हुए नहीं देखा था और उसे नहीं पता था कि दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने का सामान्य समय लगभग 5 या 6 घंटे या उससे भी अधिक होता है। माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल एक ऐसी गोली है जिसे पहले कभी किसी ने परिष्कृत नहीं किया है। इसे पहले प्रयास में सफलतापूर्वक परिष्कृत करना बेहद मुश्किल होगा। राजकुमारी तियानजियांग ने आज खुद को लो प्रोफाइल रखा था। वह एक साधारण सी हल्के भूरे रंग की पोशाक पहने एक कोने में खड़ी थी। पहले दौर में वह तीसरे स्थान पर आई थी, लेकिन कई लोगों को लगा कि उसमें क्षमता की कमी है और उसने ये रैंकिंग अपनी पहचान के जरिए हासिल की है। इसलिए इस बार वह लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक थी। वह एक असाधारण प्रतिभा वाली शीर्ष स्तरीय कीमियागर है जो महानता के लिए नियत है। वह मू वुशुंग द्वारा खुद को फीका किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
पिछले 2 दिनों से वह माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल को ही परिष्कृत कर रही है। हाँ, उसे प्रतियोगिता के विवरण पहले से ही पता थे। आखिरकार ये प्रतियोगिता मूल रूप से काओहोन का उसे प्रसिद्ध बनाने का तरीका था। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि मू वुशुन उसकी प्रसिद्धि चुरा लेगी और उसका सारा काम अपने नाम कर लेगी। लेकिन इस बार वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से मू वुशुन को कुचल देगी, क्योंकि उसने माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल को कम से कम 10 बार परिष्कृत किया था और केवल एक बार विफल रही थी। अन्य सभी अवसरों पर गोली बनाने में सफल होने से यह स्पष्ट था कि उसके पास अद्भुत प्रतिभा है। वह निश्चित रूप से इस गोली को परिष्कृत करने वाली पहली व्यक्ति होगी और वह इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतेगी। वह अपना नाम रोशन करने वाली है। सबको पता चलने दो कि वह राजकुमारी तियानजियांग है। प्रत्येक कीमियागर के सामने अतिरिक्त भट्टियों सहित कई कीमिया भट्टियां रखी थीं। कई औषधीय जड़ी बूटियां भी थीं जिन्हें सही अनुपात के अनुसार रखा गया था। फिर सभी को कीमिया के विस्तृत चरणों के साथ कागज के कई पन्ने दिए गए। इन्हें देखने के बाद युवा कीमियागरों में से एक ने तुरंत प्रतियोगिता से हटने का अनुरोध किया। ग्रेटर दैन, ये गोली का फॉर्मूला बहुत जटिल है। मैंने गणना की है कि केवल औषधीय रस निकालने में ही कई घंटे लग जाएंगे। इसे परिष्कृत करने में निश्चित रूप से 1 दिन और 1 रात लगेगी। तुम लोग खेलो, मैं इसमें साथ नहीं खेल रहा। ग्रेटर दैन, ये कहने के बाद वह युवा कीमियागर बिना पीछे मुड़े चला गया। उसका चेहरा काला पड़ गया था। ये देखकर दर्शकों के बीच काफ़ी हलचल मच गई। प्रतियोगिता मुश्किल से शुरू ही हुई थी कि एक कीमियागर ने प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। दर्शकों ने एक दूसरे की ओर देखा, ये सोचकर कि क्या ये वास्तव में इतना मुश्किल था कि उन्हें हार माननी पड़ी। क्या कोई इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाएगा? हालांकि हर कोई जल्द ही उत्साह से खड़ा हो गया, क्योंकि जबकि बाकी सभी अभी भी कीमिया प्रक्रिया को समझ ही रहे थे, मू वुशुन ने पहले ही गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। उसकी हरकतें बिना किसी हिचकिचाहट के सहज और प्रवाहपूर्ण थीं। उसका खूबसूरत चेहरा शांत और संयमित था, मानो वह सब कुछ पूरी तरह से समझती हो। औषधीय जड़ी बूटियों का निरीक्षण कर रही राजकुमारी तियानजियांग ने ऊपर देखा और ये दृश्य देखकर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने मू वुशुन के नाटक करने पर उपहास किया। उसने इतने कम समय में परिष्कृत करना शुरू कर दिया है। उसने शायद चरणों को ठीक से देखा भी नहीं होगा। इसके अलावा भले ही मू वुशुन में कुछ कौशल हो, लेकिन उसके पास ये प्रतियोगिता जीतने का बिल्कुल कोई मौका नहीं है, क्योंकि कीमियागर गिल्ड ने जानबूझकर मू वुशुन को गलत औषधीय सामग्री दी थी। गलत औषधीय सामग्री के साथ वह माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत नहीं कर पाएगी। मू वुशुन मूर्ख भी थी, उसने औषधीय जड़ी बूटियों की जांच नहीं की। यदि कुछ गलत हुआ तो यह उसकी अपनी गलती थी। प्रतियोगिता जोरों पर थी और तीसरे दौर में पहुंचने वाले सभी कीमियागर उच्च कौशल स्तर के थे। पहले 1 घंटे तक किसी ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन 1.5 घंटे के बाद एक कीमियागर ने प्रक्रिया में एक गलती कर दी, जिससे वह सारा औषधीय तरल बर्बाद हो गया जो कीमिया भट्टी में 1 घंटे से अधिक समय से परिष्कृत किया जा रहा था। वह कीमियागर टूट गया और उसने हताशा में कीमिया भट्टी को लात मार दी। फिर कीमियागर गिल्ड, ये सोचकर कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे घसीट कर ले गया। इसलिए अब मैदान में केवल 8 कीमियागर बचे थे। मू वुशुन की बढ़त और गुओ परिवार के कुलपति का हस्तक्षेप। जबकि अन्य लोग अभी भी औषधीय रसों के सार को परिष्कृत और मिला रहे थे, मू वुशुन उनसे अभी भी बहुत आगे थी और कीमिया भट्टी में गोलियां पहले ही आकार ले रही थीं। हालांकि एल्डर काओ मू वुशुन को नापसंद करते थे, लेकिन उन्हें उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करनी पड़ी। उसके रूप रंग को देखते हुए उसकी प्रतिभा राजकुमारी तियानजियांग से भी बढ़कर थी और उसका कौशल शानदार था। उसकी मानसिकता शांत थी और निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्ज्वल था। यह अफसोस की बात है कि वह अब राजकुमारी तियानजियांग के लिए केवल एक सीढ़ी बनकर रह जाएगी और भविष्य में वह तियानजियांग को इतना मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं रखने देंगे। ये जानकर कि मू वुशुन इस बार माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत नहीं कर पाएगी, मू वुशुन की बढ़त देखकर एल्डर काओ बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। हालांकि गो परिवार के पूर्वज कुलपति कमरे में मौजूद सभी कीमियागरों पर कड़ी नजर रखे हुए थे, विशेषकर मू वुशुन पर। उनकी गहरी दृष्टि के कारण उन्होंने इस समस्या का पता लगा लिया। कीमियागर गिल्ड वास्तव में नीच है। उन्होंने वास्तव में मू वुशुन की मून फ्लोटिंग ग्रास को हेवनली स्टार ग्रास से बदल दिया था। मून फ्लोटिंग ग्रास और हेवनली स्टार ग्रास दोनों ही अगोचर होते हैं, लगभग डकवीड के आकार के। उनके आकार काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं, कई लोग ध्यान से देखे बिना इस अंतर को नहीं समझ पाते। इस फॉर्मूले में हर सामग्री महत्वपूर्ण है। यदि गलत सामग्री का उपयोग किया जाता है तो माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल निश्चित रूप से नहीं बन पाएगी। अभी भी काफ़ी समय था। दूसरों के लिए निश्चित रूप से इसे फिर से परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन मू वुशुन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। इसलिए वह तुरंत खड़े हो गए। क्या हो रहा है?
आपने मू वुशुंग की मून फ्लोटिंग ग्रास को हेवनली स्टार ग्रास से क्यों बदल दिया? क्या हुआ? क्या मामला है? नीचे बैठे सभी दर्शकों ने उत्सुकता से अपनी गर्दनें घुमाईं। एल्डर काओ के दिल की धड़कन रुक सी गई। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में समस्या को देख लेगा और इतनी जल्दी इसे इंगित कर देगा। मू वुशुंग की क्षमताएं सभी के सामने स्पष्ट हैं। अगर वह अब इसे फिर से परिष्कृत करती है तो वह निश्चित रूप से 6 घंटे के भीतर ऐसा कर पाएगी। लेकिन इतने सारे लोगों के देखते हुए वह इस समय चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने आश्चर्य का नाटक किया और कहा, क्या तुम्हें गलत जड़ी बूटियां मिल गईं? मुझे देखने दो। वह देखने के लिए गए और फिर गुस्से में बोले, ये औषधीय जड़ी बूटियां कौन लाया? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि गलत जड़ी बूटियां लाई गई हैं? मू वुशुंग, तुम भी एक कीमियागर के रूप में मून फ्लोटिंग ग्रास और हेवनली स्टार ग्रास के बीच का अंतर कैसे नहीं बता सकती? एल्डर काओ ने जानबूझकर मू वुशुंग की गलती की ओर इशारा किया। एक कीमियागर के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात गहरी अवलोकन क्षमता होना है। उसने खुद अंतर नहीं देखा तो वह किसे दोष दे सकती है? उनके ये कहने के बाद कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वास्तव में यही सच्चाई थी। मू वुशुंग का जवाब और चुनौती। मू वुशुंग ने शांति से अपना सिर उठाया, अपनी पतली उंगलियों से मेज से हेवनली स्टार ग्रास उठाए और आलस्य से कहा, अध्यक्ष काओ, कीमियागर गिल्ड के अध्यक्ष के रूप में क्या आप नहीं जानते कि मून फ्लोटिंग ग्रास और हेवनली स्टार ग्रास के औषधीय प्रभाव समान हैं? उसकी बातों से हर कोई उसके हाथ में मौजूद स्टार ग्रास को भ्रम की स्थिति में देखने लगा। इसका क्या मतलब है? क्या कोई मुझे समझा सकता है? नीचे बैठे दर्शक पूरी तरह से चकरा गए थे। कीमियागर गिल्ड के एक अप्रेंटिस के वेश में एक व्यक्ति ने उपहास किया, हेवनली स्टार ग्रास और मून ड्रिफ्ट ग्रास के औषधीय प्रभाव वास्तव में कुछ हद तक समान हैं। हालांकि हेवनली स्टार ग्रास का औषधीय प्रभाव लगभग नगण्य है। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति के लिए हेवनली स्टार ग्रास से औषधीय प्रभाव निकालना बेहद मुश्किल है, जबकि मून ड्रिफ्ट ग्रास से निकालना बहुत आसान है। आपका मतलब है, मून फ्लोटिंग ग्रास की जगह स्टार ग्रास का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी ने पूछा। जरूर, लेकिन कोई भी मून ड्रिफ्ट ग्रास जैसी शुद्ध औषधीय शक्ति नहीं निकाल सकता, समझ गए? अप्रेंटिस ने उपहास किया। मू वुशुंग बस अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। अगर वह माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल बनाने के लिए हेवनली स्टार ग्रास से पर्याप्त औषधीय शक्ति निकाल सकती है तो मैं इस कीमिया भट्टी को निगल जाऊंगा। उसकी आवाज़ न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, लेकिन क्योंकि वह अगली पंक्ति में खड़ा था, ये सीधे मू वुशुंग के कानों तक पहुंच गई। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें ऊपर की ओर सिकुड़ी और बोली, क्या ऐसा है? तो फिर तुम इंतजार करो और देखो कि जब तुम कीमिया भट्टी को निगलोगे तो क्या होगा। वाह! पूरा आयोजन स्थल जयकारों से गूंज उठा। मू वुशुंग के शब्द अविश्वसनीय रूप से रोमांचक थे, विशेष रूप से उसका शांत लहजा और उसका अटूट संयम, जिसने लोगों को उसकी ओर पागलों की तरह आकर्षित कर दिया। हालांकि कई लोग उसकी अज्ञानता पर हंसे, क्योंकि जो लोग अमृत और औषधीय जड़ी बूटियों को समझते हैं वे मून फ्लोटिंग ग्रास और हेवनली स्टार ग्रास के बीच का अंतर जानते हैं। मून ड्रिफ्ट ग्रास जैसी समान औषधीय शक्ति स्टार ग्रास से निकालना चाहती है। सपने देखते रहो। विदेशी आग का प्रदर्शन। गो परिवार के कुलपति और पिलकिंग दोनों ने अवचेतन रूप से त्योरियां चढ़ाईं। यहां तक कि उन्हें भी हेवनली स्टार ग्रास से औषधीय शक्ति निकालने का भरोसा नहीं था, तो वह किस स्तर पर थी? वह इसे कैसे निकाल सकती है? समय बर्बाद करने के बजाय मून फ्लोटिंग ग्रास लेना और फिर से गोलियां बनाना शुरू करना बेहतर होगा। एल्डर काओ स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। वह जोर से हंसे और बोले, आजकल के ये युवा वास्तव में साहसी हैं। मू वुशुंग, मैं, अध्यक्ष, ये देखना चाहूंगा कि तुम इसे कैसे परिष्कृत करती हो। तो फिर बेहतर होगा कि आप अपनी छोटी हरी आंखें खुली रखें। मू वुशुंग ने शांति से कहा और अचानक उसकी 5 उंगलियों के सिरे पर एक धधकती लौ दिखाई दी। वाह, यह एक अजीब आग है। पिछली प्रतियोगिता के दौरान उसने अपनी जन्मजात लौ का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था, बल्कि गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कीमियागर गिल्ड द्वारा प्रदान की गई आग का उपयोग किया था। ये पहली बार था जब उसने जनता के सामने अपनी जन्मजात लौ को प्रकट किया था। राजकुमारी तियानजियांग अचानक घबरा गई, क्योंकि उसके शरीर के भीतर की अजीब आग कांप रही थी, मानो वह विशेष रूप से मू वुशुंग की अजीब आग से डरती हो। तो क्या हुआ अगर यह एक अलग तरह की आग है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सीधे इस हेवनली स्टार ग्रास को परिष्कृत कर सकती हो? ये ख्याली पुलाव है। एल्डर काओ मू वुशुंग के अनादर से अप्रसन्न थे और उनका लहजा ठंडा हो गया। इतने उच्च तापमान के साथ हेवनली स्टार ग्रास अजीब आग पर रखे जाते ही राख में बदल जाएगी। तस्क तसिक, अध्यक्ष काओ वास्तव में अज्ञानी हैं। मू वुशुंग अचानक मुस्कुराए, उसने मुट्ठी भर हेवनली स्टार ग्रास पकड़ी और उसे धीरे से ऊपर की ओर उछाल दिया। हजारों आंखें मू वुशुंग अनन्या राठौड़ के हाथों पर टिकी थीं। उसके सुंदर, गोरे हाथों पर लपटें खिल उठीं।
जैसे ही उसने डिक्वीड के आकार की मुट्ठी भर हेवनली स्टार ग्रास उठाए और उसे हल्के से हवा में उछाला, तो स्टार ग्रास, जिसे राख में बदल जाना चाहिए था, हवा में तैरने और नाचने लगी। उससे चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी, जो रात के आसमान के तारों की तरह चकाचौंध कर देने वाली थी। तारों की इस रोशनी के गिरते ही उसने एक पारदर्शी जेड की बोतल निकाली और उसे हवा में लहराते हुए सारी रोशनी को बोतल में इकट्ठा कर लिया। हे भगवान, वह वास्तव में इसे निकालने में कामयाब हो गई। वह बहुत शक्तिशाली है, अविश्वसनीय। उसने ऐसा कैसे किया? यहाँ तक कि गो परिवार के कुलपति और पिल्किंग भी आश्चर्य से खड़े हो गए, उनकी नज़रें उसके हाथ में मौजूद जेड की बोतल पर टिकी थीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके तुरंत बाद उसने अचानक कीमिया भट्टी का ढक्कन उठाया और जेड की बोतल में इकट्ठी की गई तारों की रोशनी को उसमें उड़ेल दिया। क्या वह पागल है? दर्शकों में बैठे कीमियागर आश्चर्य से हाँफने लगे। वह जो गोलियां बना रही थी वे लगभग पूरी हो चुकी थीं। अब इसे उसमें डालने से गोलियां बर्बाद हो जाएंगी और उसने अभी अभी हेवनली स्टार ग्रास का जो सार और औषधीय शक्ति निकाली थी वह भी नष्ट हो जाएगी। हालांकि फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ। कीमिया भट्टी में मौजूद गोलियां न केवल नष्ट होने से बच गईं, बल्कि हेवनली स्टार ग्रास का सार धीरे धीरे आधी बनी गोलियों में समाने लगा और गोलियों पर धीरे धीरे एक हल्की चांदी जैसी चमक दिखाई देने लगी। उसने वास्तव में ये कर दिखाया। मू वुशुंग कमाल की है। नीचे बैठे कई लोगों ने जयकार की, मानो मू वुशुंग ने कोई असंभव काम पूरा कर लिया हो। वास्तव में यह एक बहुत ही कठिन काम था और कोई भी इसे नहीं कर सकता था। इस क्षण गुओ परिवार के कुलपति ने खुद से पूछा, यदि वह मू वुशुंग की जगह होते तो वह हेवनली स्टार ग्रास को परिष्कृत करने के बारे में कभी नहीं सोचते, बल्कि इसके बजाय मून ड्रिफ्ट ग्रास लेकर उसे फिर से परिष्कृत करना शुरू करते। मू वुशुंग का अभी का कदम बहुत सुंदर लग रहा था और इसे परिष्कृत करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा था। ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानते थे कि इसमें शामिल कठिनाई स्वर्ग में चढ़ने से कम नहीं थी। ये किसी व्यक्ति के साहस, क्षमता और अविश्वसनीय रूप से मजबूत इच्छाशक्ति की परीक्षा लेता है। उस मुट्ठी भर स्टार ग्रास में सैकड़ों पत्तियां थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने इसे बस ऐसे ही लापरवाही से हवा में उछाल दिया हो, लेकिन हर एक पत्ती को परिष्कृत करने और तापमान को नियंत्रित करने के लिए उसे अपनी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करने की आवश्यकता थी। यदि आप उनसे कुलपति से ऐसा करने के लिए कहते तो शायद वे भी ऐसा नहीं कर पाते। ये छोटी लड़की कितनी बहादुर है। उसने वह काम किया है जो दूसरे करने की या सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। कीमिया भट्टी निगलने की शर्त। अभी किसने कहा था कि वह कीमिया भट्टी को निगलना चाहता है? हाँ, जल्दी करो और इसे निगल लो। किसी को याद आया कि पहले किसी ने कहा था कि अगर मू वुशुंग हेवनली स्टार ग्रास की औषधीय शक्ति निकाल लेगी तो वह कीमिया भट्टी निगल लेगा। कई लोगों ने जोर जोर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह आदमी क्रोधित और परेशान दोनों था, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने दबी हुई आवाज में कहा, क्या मू वुशुंग ने अभी तक माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत नहीं किया है? हो सकता है कि उसने जो हेवनली स्टार ग्रास निकाली है वह पूरी तरह से बेकार हो। हालांकि उसके ऐसा कहते ही वह गलत साबित हो गया। अचानक मंच पर मू वुशुंग की कीमिया भट्टी से कई स्पष्ट डिंग की आवाजें गूंज उठीं, जो ये संकेत दे रही थीं कि गोली पूरी हो चुकी थी। हा, यह एक सफल गोली है। निगल लो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान को कीमिया भट्टी निगलते नहीं देखा। वह आदमी जिद्दी होकर अड़ा रहा और बोला, कौन जाने उसने किस तरह की गोली बनाई है। उसने जो कुछ भी उटपटांग बनाया है उसका प्रभाव निश्चित रूप से माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल जैसा नहीं होगा। एल्डर काओ भी ऐसा ही सोचते थे। उनका मानना था कि मू वुशुंग ने जो परिष्कृत किया है वह माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके कीमियागर गिल्ड द्वारा बनाई गई बैरियर ब्रेकिंग पिल्स इस रंग की बिल्कुल नहीं होती थीं। वह इसे तुरंत देखना चाहते थे, लेकिन गोली बनने के बाद मू वुशुंग ने उसे वापस कीमिया भट्टी में डाल दिया। वह क्या करने जा रही है? मुझे पता है। वह विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को दूर करने के लिए गोलियों को फिर से परिष्कृत करने जा रही है और उन्हें फर्स्ट स्टेज गोल्डन पिल में बदलेगी। प्रतियोगिता के पहले दौर में उसने जो गोलियां बनाई थीं वे पहले से ही फर्स्ट स्टेज की थीं। हे भगवान, क्या वह दूसरे कीमियागरों को जीने भी देगी? एक कीमियागर जो खाना खाने जितनी आसानी से गोलियां बनाता है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। अद्भुत, शानदार। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में गोलियां फिर से बनी और लोगों की आंखों के सामने जो प्रकट हुआ वे एक सुनहरी धारी वाली 5 चांदी की गोलियां थीं। पहली नज़र में ही यह स्पष्ट था कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाला अमृत था, जिससे हल्की चमक और एक समृद्ध औषधीय सुगंध निकल रही थी। निर्धारित समय में अभी भी 4 घंटे बाकी हैं। दूसरे शब्दों में, मू वुशुंग ने माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल का एक बैच परिष्कृत करने में केवल 2 घंटे का समय लिया। गुओ परिवार के पूर्वज का प्रस्ताव। गोली के खत्म होते ही काओ होन के आगे बढ़ने से पहले ही गुओ परिवार के पूर्वज कुलपति आगे दौड़े और मू वुशुंग के हाथ से गोली छीन ली।
जल्दी से इस बूढ़े आदमी को देखने दो। एल्डर काओ एक कदम धीमे रह गए, इसलिए वे केवल इतना ही कह सके, कृपया पहले आप देखें पूर्वज। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। गो परिवार के कुलपति ने एक गोली निकाली, उसे देखा, उसे सूंघा और 3 बार बहुत खूब कहा। जैसे ही वे गोली को अपने मुंह में रखने वाले थे, काओ होंग ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। पूर्वज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अन्य कीमियागर अपनी गोलियों को परिष्कृत न कर लें, उसके बाद हम उनका एक साथ मूल्यांकन करेंगे। गो परिवार के कुलपति ने अनिच्छा से गोलियों को वापस बोतल में रख दिया। उन्होंने मू वुशुंग से कहा, तुम छोटी लड़की एक जीनियस प्रतिभाशाली हो। अगर तुम इच्छुक हो तो तुम भविष्य में मेरे साथ कीमिया सीखने आ सकती हो। उनके शब्दों को सुनकर दर्शकों के बीच आश्चर्य की लहर दौड़ गई। हर कोई जानता है कि गो परिवार के पूर्वज सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं, लेकिन हाल के वर्षों में वे लंबे समय तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। उनके द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां खरीदना असंभव है, शिष्यों को स्वीकार करना तो दूर की बात है। वे एक वास्तविक छठे स्तर के कीमियागर हैं और 100 साल पहले ही वे उस स्तर पर पहुंच चुके थे। उनसे कुछ दिनों तक सीखने का लाभ जीवन भर मिलेगा। उपस्थित कई कीमियागर ईर्ष्या और जलन से भर गए थे और कामना कर रहे थे कि काश उन्हें भी गो परिवार के पूर्वज से मार्गदर्शन मिल पाता। मू वुशुंग मुस्कुराए और बोली, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद पूर्वज। मैं निश्चित रूप से आपकी साधना में बाधा डालने अर्थात सीखने आऊंगी। हालांकि उसमें कीमिया ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके स्पेस में मौजूद गोलियों के नुस्खे दसियों हजार साल पहले के थे और वह आधुनिक कीमिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी। यही कारण था कि उसका कीमिया कौशल अन्य कीमियागरों से बहुत अलग लग रहा था। उसे लगा कि किसी कीमियागर से सीखना आवश्यक है, और अब जब गो परिवार के कुलपति उसकी सराहना कर रहे थे तो वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगी। राजकुमारी तियानजियांग की ईर्ष्या। कोने में खड़ी राजकुमारी तियानजियांग ने जब ये बातचीत सुनी तो उसने गुस्से से अपने दांत लगभग पीसकर पाउडर बना दिए। जब वह कीमिया सीखना चाहती थी तो उसने सबसे पहले गो परिवार के कुलपति की ही तलाश की थी, लेकिन कुलपति ने उससे मिलना तक गवारा नहीं किया। हालांकि अब वह मू वुशुंग को खुद से सिखाने की पहल कर रहे हैं। क्या वह सच में मू वुशुंग से कमतर है? सोच में डूबे हुए उसने अपनी गति तेज कर दी। हालांकि वह मू वुशुंग जितनी तेज नहीं थी, लेकिन वह धीमी भी नहीं थी। भट्टी में गोलियां पहले ही धीरे धीरे बन रही थीं और वे 2 या 3 अगरबत्ती के जलने जितने समय में तैयार हो जाएंगी। उसने अभी अभी मू वुशुंग द्वारा परिष्कृत की गई गोली पर नजर डाली थी। वह चांदी की तरह सफ़ेद थी, जबकि असली माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल बेज हल्के भूरे रंग की होती है। इसलिए मू वुशुंग निश्चित रूप से हारने वाली थी। आधे घंटे से भी कम समय में दर्शकों ने पाया कि पहले से गुमनाम राजकुमारी तियानजियांग ने वास्तव में गोली बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। राजकुमारी तियानजियांग बहुत सक्षम है कि उन्होंने इतनी जल्दी गोली बना ली। राजकुमारी तियानजियांग ने इस बार खुद को शांत रखा, लेकिन उनकी ताकत काफ़ी प्रभावशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी तियानजियांग इतनी अद्भुत होंगी। उन्होंने इतनी जल्दी गोली पूरी कर ली। कुछ स्पष्ट डिंग डिंग की आवाज़ों के साथ कीमिया भट्टी में अमृत तैयार हो गया था। मलाईदार पीले रंग की गोलियों का वह जत्था गोल और भरा हुआ लग रहा था। एल्डर काओ ने पास आकर जोर से उनकी तारीफ की। राजकुमारी तियानजियांग की गोलियां असाधारण रूप से अच्छी तरह से बनाई गई हैं। वे बिल्कुल उसी रंग की हैं जिस रंग की माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल हमारे कीमियागर गिल्ड द्वारा बनाई जाती हैं, और गुणवत्ता में तो वे उनसे भी बेहतर हैं। ये वास्तव में उत्कृष्ट हैं। इन बातों ने दर्शकों को उलझन में डाल दिया। मू वुशुंग अनन्या राठौड़ द्वारा परिष्कृत की गई बैरियर ब्रेकिंग पिल बाधा तोड़ने वाली गोली चांदी के रंग की है, लेकिन राजकुमारी तियानजियांग द्वारा परिष्कृत की गई गोली बेज रंग की है। क्या एल्डर काओ के कहने का मतलब यह है कि मू वुशुंग द्वारा परिष्कृत की गई गोली बैरियर ब्रेकिंग पिल नहीं है? लेकिन गुओ परिवार के पूर्वज कुलपति ने कहा था कि मू वुशुंग ने इसे बहुत अच्छी तरह से परिष्कृत किया है। तो क्या मू वुशुंग ने वास्तव में बैरियर ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत किया है? इसी सवाल को मन में लिए सभी ने प्रतियोगिता के अंत तक इंतजार किया। 8 कीमियागरों में से केवल 5 ही सफलतापूर्वक गोलियां बना पाए, जबकि अन्य अपना काम आवंटित समय के भीतर पूरा करने में विफल रहे और इस प्रकार उन्हें बाहर कर दिया गया। इन बचे हुए कीमियागरों में से केवल 3 ही कल के फाइनल में प्रवेश कर पाएंगे। दर्शक इसी पल का इंतजार कर रहे थे और नतीजा जानने के लिए बेताब थे। अंतिम और प्रथम स्थान का विवाद। जजों ने 5 कीमियागरों की गोलियां उठाईं और एक एक करके उनकी जांच की। गो परिवार के कुलपति अब और इंतजार नहीं कर पाए और चिल्लाए, मुझे लगता है कि इस दौर की चैंपियन मू वुशुंग है। ये रैंकिंग बिल्कुल उसके योग्य है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते और इससे पहले कि दर्शक कोई प्रतिक्रिया दे पाते, एल्डर काओ ने कहा, मू वुशुंग शायद प्रथम स्थान के योग्य नहीं है। उसने जो परिष्कृत किया है वह हमारी माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल बिल्कुल भी नहीं है।
मेरी राय में गोली के फॉर्मूले के चरणों का पालन न करना प्रतियोगिता के नियमों का पालन न करने के बराबर है। मैं उसे केवल अंतिम स्थान ही दे सकता हूँ। वाह, प्रथम स्थान और अंतिम स्थान के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, एक ड्रैगन का सिर है और दूसरा सांप की पूंछ। हालांकि मू वुशुंग ने अपना मुंह ढका और आलस से जम्हाई ली, मानो उसके बारे में बात ही नहीं की जा रही हो। अगर उन 500 आत्मा पत्थरों की बात न होती तो वह इतने लंबे समय तक यहाँ रुकने की जहमत ही नहीं उठाती। पूरे 6 घंटे उसके लिए अविश्वसनीय रूप से उबाल रहे थे। जम्हाई लेने के बाद उसने धीरे से एल्डर काओ से कहा, अध्यक्ष काओ, मैं समझ सकती हूँ कि आपके किमियागर गिल्ड की क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप यह न देख पाएं कि मेरे द्वारा परिष्कृत की गई बैरियर ब्रेकिंग पिल्स का ये बैच बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका मूल फॉर्मूला दिखना चाहिए था, है ना? अक्षम होना आपकी अपनी गलती है। हाँ, शानदार, आप लोग खुद इस खेल में खराब हैं तो यह मेरी गलती है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। हाँ। पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। एल्डर काओ का चेहरा राख की तरह सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, तेज जुबान वाली लड़की, तुमने जो परिष्कृत किया है वह बैरियर ब्रेकिंग पिल बिल्कुल नहीं है। ये बैरियर ब्रेकिंग पिल है या नहीं, क्या तुलना करने से हमें पता नहीं चल जाएगा? इंपीरियल एडवाइज़र, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल पड़े। एल्डर काओ को पूरा विश्वास था कि मू वुशुंग की गोलियों का बैच अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था, इसलिए वे तुलना से डरे नहीं। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा, इंपीरियल एडवाइज़र को क्या लगता है कि हमें उनकी तुलना कैसे करनी चाहिए? माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल का प्रभाव यह है कि यह स्पिरिट अप्रेंटिस दायरे के आध्यात्मिक साधकों को उनकी बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकती है। उस स्थिति में आइए समान साधना स्तर वाले स्पिरिट अप्रेंटिस दायरे के 2 आध्यात्मिक साधकों को खोजें और प्रभावों की तुलना करने के लिए उनमें से प्रत्येक को एक एक गोली दें। अध्यक्ष काओ क्या सोचते हैं? इंपीरियल एडवाइज़र ने सौम्य और परिष्कृत तरीके से बात की। बिल्कुल, एल्डर काओ ने भी सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, क्योंकि इससे सभी को पता चल जाएगा कि मू वुशुंग ने जो परिष्कृत किया है वह बैरियर ब्रेकिंग पिल बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा, राजकुमारी तियानजियांग द्वारा परिष्कृत की गई माइंड क्लियरिंग एंड बैरियर ब्रेकिंग पिल बहुत उच्च गुणवत्ता की है। मेरा मानना है कि वह सच्ची प्रथम स्थान की हकदार है। आइए मू वुशुंग की गोली के साथ उनकी गोली की तुलना करें। ये सुनकर राजकुमारी तियानजियांग के होठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई। मू वुशुंग की गोलियों की तुलना उसकी गोलियों से करना केवल ये दर्शाता है कि मू वुशुंग खुद को कुछ ज़्यादा ही आंक रही है। उसे बाद में अपमानित होने का बस इंतजार करना होगा। असली परीक्षा। एल्डर काओ ने व्यक्तिगत रूप से स्पिरिट अप्रेंटिस दायरे के 6ठे स्तर की चरम साधना वाले 2 दर्शकों को मंच पर आने के लिए चुना। मैं मू वुशुंग की गोलियां नहीं लेना चाहता, वरना वे मुझे जहर दे देंगी। मुझे वे गोलियां चाहिए जो राजकुमारी तियानजियांग बनाती हैं। एक आदमी ऊपर आया और तुरंत तिरस्कार के साथ कहा। दूसरे आदमी ने उपहास किया, अंधे मूर्ख, तुम किसे मूर्ख कह रहे हो? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें डांट दिया? सावधान रहो, वरना तुम मू वुशुंग की गोलियों से जहरीले हो सकते हो। हे, तो फिर तुम बस इंतजार करो और देखो। ये व्यक्ति मू वुशुंग का समर्थक था। उसने प्रतियोगिता के पहले दौर से ही मू वुशुंग की प्रशंसा की थी, इसलिए वह किसी को भी उसे बदनाम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसे मू वुशुंग पर एक अजीब सा भरोसा था। दोनों के बीच बहस के बाद मैदान का माहौल गर्म हो गया। जिस आदमी ने मू वुशुंग का मजाक उड़ाया था उसकी मुराद पूरी हुई और उसे राजकुमारी तियानजियांग द्वारा परिष्कृत की गई गोली मिल गई। दूसरा आदमी जिसे मू वुशुंग की गोली मिली थी वह भी इसे खाने के लिए उत्सुक था। इससे पहले कि काओ होन कुछ कह पाते उसने एक ही घूंट में गोली निगल ली। ये देखकर बदनामी करने वाले उस आदमी ने भी पीछे न रहते हुए राजकुमारी तियानजियांग द्वारा बनाए गए अमृत को निगल लिया। सभी की निगाहें उन दोनों पर टिकी थीं। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तभी जो आदमी अभी बुरा भला कह रहा था वह अचानक उत्साह से चिल्लाया और फिर साधना के अगले स्तर पर आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। इतनी जल्दी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि बैरियर ब्रेकिंग पिल इतनी प्रभावी होगी। मुझे किसी दिन किमियागर गिल्ड से यह गोली खरीदनी पड़ेगी। मू वुशुंग की गोलियों पर किसी की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? क्या सच में वह बैरियर ब्रेकिंग पिल बनाने में विफल रही? राजकुमारी तियानजियांग की मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी हो गई और उसने मू वुशुंग को थोड़ी उत्तेजक नज़र से देखा। एक निकम्मी लड़की निकम्मी ही रहती है, चीज़ों को बदलना चाहती है, सपने देखती रहो। अप्रत्याशित परिणाम। बहुत गर्मी लग रही है। अचानक मू वुशुंग की गोली खाने वाला आदमी उछल पड़ा। उसे क्या हो गया है? क्या उसे सच में जहर दे दिया गया है? हे भगवान, यह क्या हो रहा है? जिस आदमी ने पहले कीमिया भट्टी को पूरा निगलने की बात कही थी उसने उपहास करते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने वास्तव में कामोत्तेजक गोली बना दी हो? कुछ लोग एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए, फिर उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है।
स्टैंड में मौजूद उस आदमी का चेहरा गर्मी से लाल हो गया था और उसकी गर्दन सूज गई थी। वह सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अवर्णनीय अमृत पी लिया हो। कई लोग जोर से हंस पड़े, फिर मू वुशुंग का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह एक ऐसी कीमियागर थी जिसे कामोत्तेजक गोलियां बनाने में महारत हासिल थी और उन्हें उसके व्यवसाय का समर्थन करने के लिए उससे गोलियां खरीदनी पड़ेंगी। इससे भी बदतर, कुछ लोगों ने तो और भी खुलेआम मजाक उड़ाया। हंसते और मजाक उड़ाते हुए ये लोग अचानक रुक गए, मानो उनके गले में कुछ फंस गया हो, जिससे वे कोई आवाज़ निकालने में असमर्थ हो गए। हालांकि किसी ने भी लोगों के इस समूह के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देखा, क्योंकि हर किसी का ध्यान एक बार फिर मंच की ओर आकर्षित हो गया था। अचानक वह आदमी जो पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने की शिकायत कर रहा था, पालती मारकर बैठ गया। फिर उसके शरीर से एक स्नैप की आवाज़ आई, एक बाधा को तोड़ने और उच्च स्तर पर आगे बढ़ने की आवाज़। पूरा कमरा शांत हो गया। वह वास्तव में आगे बढ़ गया, और वह भी इतनी तेज गति से। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वह आदमी खड़ा नहीं हुआ, इसके बजाय उसने आंखें बंद करके ध्यान करना जारी रखा। फिर उसके शरीर से एक स्पष्ट स्नैप की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक और स्तर पार कर लिया। हे भगवान, वह वास्तव में 2 स्तर आगे बढ़ गया। इसका क्या मतलब है? यह एक दिव्य अमृत है। ये भयानक है। चटक, जब सभी को लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी उन्हें एक और जानी पहचानी स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। कमरे में मौजूद हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया, इतना चौड़ा कि उसमें एक मुट्ठी समा जाए। लगातार 3 स्तर आगे बढ़ना ये कैसे संभव है? पूरा चौक जयकारों से गूंज उठा। लगातार 3 स्तर आगे बढ़ना, ऐसी अविश्वसनीय घटना वास्तव में सबकी आंखों के सामने घटी। और यह सब केवल एक गोली खाने की वजह से हुआ था। यह अद्भुत है। क्या एक ही गोली वास्तव में इतनी शक्तिशाली हो सकती है? फिर लोगों ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने राजकुमारी तियानजियांग की गोली खाई थी। उसने सबसे पहले कहा था कि वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वह अभी तक ऐसा नहीं कर पाया था। उसे पहले स्तर पर आगे बढ़ने से पहले 2 अगरबत्तियों के जलने जितना समय इंतजार करना पड़ा। जब उसने देखा कि उसके बगल वाला व्यक्ति वास्तव में 3 स्तर आगे बढ़ गया है, तो उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसे राजकुमारी तियानजियांग की गोलियों को मना कर देना चाहिए था और इसके बजाय मू वुशुंग अनन्या द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां लेनी चाहिए थीं। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। परिणाम स्पष्ट है ना अध्यक्ष काओ? गो परिवार के कुलपति ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, एक सामान्य बैरियर ब्रेकिंग पिल बाधा तोड़ने वाली गोली का इतना अच्छा प्रभाव नहीं हो सकता। लगातार 3 स्तर आगे बढ़ने से निश्चित रूप से किसी का दायरा अस्थिर हो जाएगा, जो अस्वीकार्य है। मू वुशुंग शॉर्टकट ले रही है, राजकुमारी तियानजियांग ने आगे बढ़कर तीखी आवाज में कहा। इंपीरियल एडवाइजर धीरे से खड़े हुए दोनों आदमियों के पास गए, उन्हें ध्यान से देखा और कहा, ये सच नहीं है। मेरी राय में इस व्यक्ति का दायरा बहुत स्थिर है और केवल उच्च ही नहीं है। ये स्पष्ट है कि मू वुशुंग द्वारा परिष्कृत बैरियर ब्रेकिंग पिल अधिक प्रभावी है। इसके विपरीत, जिसने राजकुमारी तियानजियांग की गोली खाई है, उसे अभी भी अपने दायरे को मजबूत करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। एल्डर काओ अजीब स्थिति में थे, लेकिन इस समय वह ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि मू वुशुंग की गोलियां राजकुमारी तियानजियांग की तुलना में बेहतर थीं, अन्यथा यह उनके अपने कीमियागर गिल्ड के मुंह पर तमाचा मारने जैसा होता। चमत्कारिक प्रभाव और गो परिवार के पूर्वज। हे, अगर अध्यक्ष काओ कोई निर्णय नहीं ले सकते तो इस बूढ़े आदमी को इसे चखने दें। गो परिवार के कुलपति ने मू वुशुंग द्वारा परिष्कृत बैरियर ब्रेकिंग पिल उठाए और मुस्कुराते हुए उसे निगल लिया। वह लंबे समय से इस छोटी लड़की द्वारा बनाए गए अमृत को आजमाना चाहते थे। मुंह में जाते ही गोली तुरंत पिघल गई और जल्द ही औषधीय शक्ति ने मेरिडियन नाड़ियों को साफ करना शुरू कर दिया। तो यही कारण था कि उस युवक ने पहले गर्मी लगने की शिकायत की थी। ये औषधीय शक्ति बहुत मजबूत और शुद्ध है। यह मानव शरीर के 8 असाधारण मेरिडियन में दौड़ गई और कई छोटे चक्रों के बाद ये डेंटियन में प्रवाहित हो गई। फिर यह संचारित होती रही, लगातार मेरिडियन में मौजूद छोटी अशुद्धियों को धोती रही। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि दवा में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें पल भर में स्पष्ट दिमाग वाला बना दिया और उनके मन को शांत कर दिया। स्टार ग्रास। अचानक हर जगह पाई जाने वाली लेकिन इस्तेमाल न होने वाली इस जड़ी बूटी की छवि उनके दिमाग में आ गई। उन्हें लगा था कि हेवनली स्टार ग्रास और मून फ्लोटिंग ग्रास के औषधीय प्रभाव समान थे, लेकिन अब ऐसा लगता था कि हेवनली स्टार ग्रास का वास्तव में एक जादुई औषधीय प्रभाव है जिसे किसी ने अभी तक नहीं खोजा है। ये दवा किसी व्यक्ति को तुरंत शांत कर सकती है, जिससे वह खुद को पूरी तरह से ज्ञान प्राप्ति में डुबो सकता है। उनके पास आगे सोचने का समय नहीं था, उनका पूरा अस्तित्व अपनी साधना की समझ पर केंद्रित हो गया। लोगों को ये देखकर गहरा झटका लगा कि गो परिवार के पूर्वज भी पालथी मारकर बैठ गए थे और आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। गो परिवार के पूर्वज पिछले 50 या 60 वर्षों से साधना के एक ही स्तर पर अटके हुए थे।
अफवाहें थीं कि उनका जीवन काल समाप्त हो रहा है और यदि वे आगे नहीं बढ़ते हैं तो उनका जल्द ही निधन हो जाएगा। हर कोई कहता था कि गो परिवार के पूर्वज अगले स्तर पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन वे जो कुछ अपने सामने देख रहे थे वह उनकी इस समझ को ताज़ा कर रहा था। यदि गो परिवार के पूर्वज वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मू वुशुंग कितनी प्रसिद्ध हो जाएगी, साथ ही पूरे गो परिवार की स्थिति भी संभवतः बढ़ जाएगी। क्या ये संभव है कि राजधानी में किमियागर परिवारों की शक्ति में जल्द ही कोई बड़ा बदलाव आएगा? एल्डर काओ की हताशा और आकाशीय विपत्ति। नीचे से देख रहे गो परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा उत्साहित थे। वे शिद्दत से चाहते थे कि उनके पूर्वज का स्तर बढ़े। बाहर जो अफवाहें चल रही थीं वे वास्तव में सच थीं। उनके पूर्वज के पास जीने के लिए केवल 2 या 3 साल ही बचे थे। अनगिनत शक्तिशाली परिवार अब उन पर नजर गड़ाए हुए थे, इस इंतजार में कि उनके पूर्वज की मृत्यु होते ही वे गो परिवार को छिन्न भिन्न कर दें और उनकी शक्ति को बांट लें। जबकि गो परिवार अपनी प्रार्थनाएं कर रहा था, स्वाभाविक रूप से कई अन्य लोग नहीं चाहते थे कि उनके पूर्वज का स्तर बढ़े, और काओ होंग उनमें से एक थे। वे अत्यधिक क्रोधित थे। उन्होंने गो परिवार के कुलपति को उनकी स्थिति का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह उनके ही पक्ष में काम करेगा। ये समझा जाना चाहिए कि गो परिवार के वंशज अक्षम थे। एक बार जब उनके पूर्वज की मृत्यु हो जाती तो परिवार पेड़ से बिखरे हुए बंदरों की तरह बिखर जाता। पूर्वज की सुरक्षा के बिना गो परिवार केवल बन जाता। वे एक प्रथम श्रेणी के परिवार से गिरकर सबसे निचले स्तर पर आ जाते। किमियागर गिल्ड ने लंबे समय से गो परिवार के विभिन्न क्षेत्रों पर नजर गड़ा रखी थी और उनके पूर्वज के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि वे उनकी जमीन पर कब्जा कर सकें। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम गो परिवार के पूर्वज को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते। काओ होन कुछ कदम उठाना चाहते थे, लेकिन सभी के देखते हुए वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। मू वुशुंग गो परिवार के कुलपति के पास उनकी रक्षा करते हुए खड़ी हो गई। आखिरकार उसने उनसे कीमिया सीखने का वादा किया था, इसलिए इस समय उसका आगे आना सही ही था। बूम! अचानक आसमान से गरजते हुए बादल उमड़ पड़े। रास्ते से हट जाओ, आकाशीय बिजली की विपत्ति आ रही है। हे भगवान, क्या गुओ परिवार के पूर्वज विपत्ति का सामना करने वाले हैं? भागो! एक स्पिरिट वेनेरेबल दायरे का विशेषज्ञ विपत्ति का सामना कर रहा है। यदि कोई इसकी चपेट में आ गया तो उसकी आत्मा बिखर जाएगी। लोग सदमे में तितर बितर हो गए। स्वाभाविक रूप से मू वुशुंग और अन्य लोगों ने भी खुद को उस क्षेत्र से दूर कर लिया। आखिरकार स्पिरिट वेनेरेबल दायरे के विशेषज्ञ की विपत्ति के दौरान यदि कोई बीच में प्रवेश करता है तो वह कोई चाल नहीं चल सकता, और यहाँ तक कि उसे स्वयं भी बिजली की विपत्ति को सहना पड़ सकता है। चटक! आसमान से बिजली की एक चमक नीचे गिरी और गो परिवार के कुलपति से जा टकराई, जो अभी भी मंच पर ध्यान कर रहे थे। हालांकि पूर्वज एक विशाल घंटी की तरह स्थिर, गतिहीन रहे। प्रतियोगिता का मंच चकनाचूर हो गया था, फिर भी वे पूरी तरह से सुरक्षित थे। फिर सभी 9 स्वर्गीय विपत्तियां एक एक करके नीचे उतरीं और पूर्वज बिना किसी बड़ी घटना के सफलतापूर्वक उनसे पार पा गए। मू वुशुंग ने स्वर्गीय विपत्ति की शेष शक्ति को महसूस किया और वह विस्मय और लालसा दोनों से भर गई। तो स्वर्गीय विपत्ति ऐसी होती है। वह स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति का अनुभव करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। नवजीवन और आभार! गो परिवार के पूर्वज सफलतापूर्वक विपत्ति से बच गए और उनका रूप बदल गया। वे अब बूढ़े और जर्जर नहीं दिख रहे थे और उन पर अब जीवन के अंतिम पड़ाव की कोई आभा नहीं थी। हालांकि उनके बाल अभी भी सफ़ेद थे, लेकिन उनकी पूरी आभा बदल गई थी। सफलतापूर्वक विपत्ति को पार करने के बाद वे स्पिरिट किंग दायरे से स्पिरिट वेनेरेबल दायरे में आगे बढ़ गए, जिससे उनका जीवनकाल 100 साल और बढ़ गया। हा 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 हा! बूढ़े पूर्वज जोर से हंसे। बधाई हो पूर्वज गो! बधाई हो पूर्वज गो! लोग उन्हें बधाई देने के लिए इकट्ठा हो गए। बाकी किसी भी चीज की परवाह किए बिना गो परिवार के पास अब स्पिरिट वेनेरेबल दायरे में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था, इसलिए चीजें स्वाभाविक रूप से पहले से अलग थीं और वे अब चापलूसी करने और पक्ष में रखने के लायक थे। एल्डर काओ अनिच्छा से आगे आए और कुछ नकली मुस्कान बिखेरी। पूर्वज गो ने बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक ही नज़र में मू वुशुंग को पहचान लिया और उसकी ओर चले गए। छोटी लड़की, तुम मेरी वह परोपकारी हो जिसने मुझे नया जीवन दिया है। ये सुनने में अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही सच था। यदि मू वुशुंग की गोलियां न होती तो वे शायद अपने जीवन काल में कभी भी स्पिरिट वेनेरेबल दायरे में प्रवेश नहीं कर पाते और 2 साल से भी कम समय में उनका निधन हो जाता। मू वुशुंग हंसी और बोली, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वैसे भी आपको अगले स्तर पर आगे बढ़ना ही था। मेरे द्वारा बनाई गई गोलियां केवल एक उत्प्रेरक थीं। दशकों के संचय और शोधन के बाद वे बहुत पहले आवश्यक स्तर पर पहुंच चुके थे, इसे प्राप्त करने से सिर्फ एक कदम दूर थे। उसने बस वह अंतिम कदम उठाने में उनकी मदद की थी। गो लाओजू पूर्वज गो ने उसकी विनम्रता को जितना देखा, उन्हें वह उतनी ही अधिक पसंद आई।
वे हंसे और बोले, तुम्हें विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी क्षमताओं और प्रतिभा के साथ तुम्हें इस तरह की प्रतियोगिता में बिल्कुल भी भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने काओ होन को एक ठंडी नज़र से देखा। प्रतियोगिता के पहले और तीसरे दौर में ये सभी के लिए स्पष्ट था कि काओ होंग उसे निशाना बना रहे थे। इस बार उन्होंने प्रतियोगिता में बाधा डालने के लिए जानबूझकर गलत औषधीय जड़ी बूटियां चुनने की घटिया चाल का भी इस्तेमाल किया था। ऐसी अनुचित प्रतियोगिता में भाग न लेना ही बेहतर है। गो परिवार के कुलपति पूर्वज ने मू वुशुंग अनन्या से कहा, ऐसा नहीं चलेगा, उसे अभी भी उन 500 आत्मा पत्थरों की ज़रूरत है। इससे पहले कि मू वुशुंग मना कर पाती, उसने पूर्वज गुओ को ये कहते हुए सुना, प्रथम स्थान का इनाम केवल 500 आत्मा पत्थर है। मैं अपने आभार के छोटे से प्रतीक के रूप में इसे तुम्हारे लिए 2 गुना कर दूंगा। वह वास्तव में नहीं चाहते थे कि मू वुशुंग ऐसी अनुचित प्रतियोगिताओं में भाग लेना जारी रखे। कौन जानता था कि किमियागर गिल्ड आगे कौन सी ओछी चाल चल दे। वह किमियागर गिल्ड द्वारा इतनी होनहार प्रतिभा को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। जब एल्डर काऊ ने यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वह आगे आया और बोला, पूर्वज, आप ऐसा नहीं कह सकते। हमारी प्रतियोगिता निष्पक्ष है, ये कभी अनुचित नहीं रही। हाँ, बूढ़े पूर्वज ने उपहास किया, ये कैसे निष्पक्ष है? क्या परीक्षा के प्रश्न लीक करना निष्पक्ष है? क्या जानबूझकर गलत औषधीय जड़ी बूटियां लेना निष्पक्ष है? ये सुनकर दर्शक दंग रह गए। क्या लीक? आपका क्या मतलब है? किसी ने उलझन में पूछा। कहने की जरूरत नहीं है, किमियागर गिल्ड ने जानबूझकर राजकुमारी तियानजियांग को प्रश्न लीक किए होंगे। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। प्रतियोगिता के पहले दौर में उसका प्रदर्शन खराब था, लेकिन इस बार उसकी कीमिया की गति इतनी तेज थी। पता चला कि उसे प्रश्न पहले ही मिल गए थे। कौन जाने उसने अकेले में कितनी बार अभ्यास किया होगा। ये बहुत अनुचित है। उन्होंने प्रश्न भी लीक कर दिए। यह अन्य प्रतिभागियों के साथ कितना अनुचित है। हे भगवान, क्या औषधीय जड़ी बूटियों को जानबूझकर मिलाया गया था? ये बहुत नीच हरकत है। सौभाग्य से मू वुशुंग हेवनली स्टार ग्रास से औषधीय शक्ति निकालने में सक्षम थी, अन्यथा हम निश्चित रूप से हार जाते। भीड़ आपस में चर्चा करने लगी। मू वुशुंग विशेष रूप से आत्मा पत्थरों के लिए आई थी और चून की गुओ परिवार के कुलपति उपहार देने के इच्छुक थे। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि मना कर दे, इसलिए उसने जानबूझकर कहा, प्रतियोगिता वास्तव में मेरे लिए अनुचित थी। पूर्वज गुओ सही थे, ऐसी अनुचित प्रतियोगिता में भाग न लेना ही बेहतर है। ओह, वैसे मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि किमियागर गिल्ड द्वारा प्रकाशित बैरियर ब्रेकिंग पिल के नुस्खे में मून फ्लोटिंग ग्रास की तुलना में हेवनली स्टार ग्रास का उपयोग करना वास्तव में अधिक प्रभावी होगा। आप सभी ने अभी ये देखा है ना? इस समय काओ होंग चाहता था कि वह मू वुशुंग का गला घोंट दे। उसने ये सब सिर्फ मून फ्लोटिंग ग्रास बेचने के लिए किया था। मून फ्लोटिंग ग्रास पर किमियागर गिल्ड का एकाधिकार है। जब तक नाम स्थापित हो जाता, मून फ्लोटिंग ग्रास को ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था और भारी मुनाफा कमाया जा सकता था। फिर मू वुशुंग आ गई और सब कुछ उलट-पुलट हो गया। स्टार ग्रास हर जगह उगती है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किमियागर मून फ्लोटिंग ग्रास खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करने के बजाय सस्ती, मुफ्त स्टार ग्रास का उपयोग करना पसंद करेंगे। कितना भयानक, बिल्कुल भयानक। इसके अलावा उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसने कहा था कि वह कीमिया भट्टी को पूरा निगलना चाहता है? क्या किसी ने उसे देखा है? मू वुशुंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ किसी ने चिल्लाकर अपने सामने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। उस आदमी का चेहरा नीला बैंगनी पड़ गया था और उसने अपना सिर उस कछुए की तरह नीचे कर रखा था जो अपने खोल में छिप रहा हो, लेकिन फिर भी उसे पहचान लिया गया। कीमिया भट्टी को पूरा निगलना असंभव था, इसलिए अनगिनत नज़रों के तहत उस आदमी के पास मू वुशुंग से माफ़ी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। माफ़ी मांगने के बाद वह तुरंत खिसक गया। काओ होंग किमियागर गिल्ड के बारे में लोगों की गलतफहमियों को दूर करना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अब किसी को भी इस दौर की रैंकिंग की परवाह नहीं थी, क्योंकि न्याय की जीत हुई थी और हर कोई देख सकता था कि वास्तव में मजबूत खिलाड़ी कौन है। काओ होंग जानता था कि इस दिन के बाद किमियागर गिल्ड की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से गिर जाएगी। किमियागर गिल्ड का पतन, उसका अनुमान सही था। अगले दिन पूरी राजधानी किमियागर गिल्ड से घृणा कर रही थी और कह रही थी कि उनके तरीके नीच थे। किमियागर गिल्ड की दुकानें सूनी पड़ी थीं, आप आधा दिन गुजार सकते थे और एक भी ग्राहक को नहीं देख पाते। जब काओ होंग ने अपने अधीनस्थों को दिन के मुनाफे की रिपोर्ट करते सुना तो वह उछल पड़ा। शून्य लाभ, ये कैसे संभव है? उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उनके किमियागर गिल्ड को दबा रहा होगा। इस जांच ने वास्तव में उन्हें चिक्सियाओ हॉल तक पहुंचा दिया। पूरे महाद्वीप में प्रभाव रखने वाला क्रिम्सन क्लाउड हॉल चिक्सियाओ हॉल एक ऐसी चीज़ है जिससे किमियागर गिल्ड भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने पहले कभी चिक्सियाओ हॉल के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था, तो चिक्सियाओ हॉल यूनियन गिल्ड पर हमला क्यों करेगा?
क्या ऐसा हो सकता है कि मू वुशुंग का चिक्सियाओ हॉल से कोई संबंध हो? अंततः काओ होंग ने चिक्सियाओ हॉल के प्रबंधक को ढूंढ निकाला और जान गया कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। काओ होंग हक्का बक्का रह गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसकी नसें कांप रही थीं। वह लंबे समय तक इस सदमे से उबर नहीं पाया, उसका सिर ठंडे पसीने से ढका हुआ था। उसने किसे नाराज कर दिया था? उसने मू वुशुंग के खिलाफ केवल कुछ ओछे तरीकों का इस्तेमाल किया था। क्या ये वास्तव में मू वुशुंग के कारण हो सकता है? काओ होंग को पछतावा हो रहा था, वह गहरे पश्चाताप से भर गया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, रातों रात राजधानी से भाग गया, एक काल्पनिक नाम के तहत रहने के लिए एक छोटी सी जगह ढूंढ ली और लगातार डर में जीने लगा। कीमियागर गिल्ड का भी पतन होने लगा। ये सब कीमियागर गिल्ड के एक ही गलत कदम का नतीजा था। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। हेलान साम्राज्य का प्रस्ताव। उसके शरीर के भीतर का नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स पहले ही 8वीं बार हलचल कर चुका था। ज़ियाओ लियान, इतनी भी क्या जल्दी है? राजकुमारी तियानजियांग अभी भी महल में छिपी हुई है। क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे लिए उसकी अजीब आग को निगलने के लिए महल में जाऊं? मू वुशुंग ने बेद की कुर्सी पर लेटकर छिला हुआ अनार खाते हुए कहा। उस प्रतियोगिता के बाद राजकुमारी तियानजियांग अगले 3-4 दिनों तक महल में ही रही, चाहे डर के कारण या किसी और कारण से, और कुलीन महिलाओं की दावतों में भी शामिल नहीं हुई। वह आग अजीब आग को निगलना चाह सकती है, लेकिन उसे एक अवसर की आवश्यकता है। मिस गजब हो गया। हेलान साम्राज्य सम्राट के पास विवाह गठबंधन का प्रस्ताव लेकर आया है। सांगलैन बाहर से दौड़ती हुई आई। मू वुशुंग आराम से लेटी रही और धीरे धीरे बोली, इस विवाह गठबंधन का तुम्हारी मिस से क्या लेना देना है? सांगलैन ने हाँफते हुए और चिंता से कहा, क्योंकि हेलान के क्राउन प्रिंस ने आपको मिस अपनी क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए चुना है। क्या बकवास है? फिर वह उठकर बैठ गई। यह कोई बकवास नहीं है। वह हेलान साम्राज्य के क्राउन प्रिंस हैं। मैंने सुना है कि वे असाधारण रूप से सुंदर हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हेलान साम्राज्य के शाही परिवार में जलपरियों का खून है, यही कारण है कि वे सभी इतने सुंदर हैं। बस हेलान साम्राज्य बहुत दूर है। मिस, आप इतनी दूर के किसी व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हैं? सांगलैन ने चिंतित भाव से कहा। मू वुशुंग ने बुकशेल्फ से 9 हेवन कॉन्टिनेंट का नक्शा निकाला और लंबे समय तक खोजने के बाद अंततः हेलान साम्राज्य का नक्शा ढूंढ लिया। ये वास्तव में काफ़ी दूर है। हाउलिंग मून डायनेस्टी ज़ियाओयू राजवंश 9 हेवन कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो एक बहुत ही अंतर्देशीय स्थान है। हेलान साम्राज्य नक्शे के बिल्कुल निचले भाग में समुद्र के पास स्थित है। दूरी को देखते हुए उड़ने वाली जादुई कलाकृति का उपयोग करके गंतव्य तक पहुंचने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। ये वास्तव में बहुत दूर है, लेकिन हेलान के क्राउन प्रिंस ने उसे अपनी क्राउन प्रिंसेस नियुक्त करने के लिए इतनी लंबी दूरी क्यों तय की? जरूर कुछ असामान्य हो रहा होगा। मिस, बस वहां खड़ी मत रहिए। जल्दी से नहा लीजिए और अपने कपड़े बदल लीजिए। आज रात महल में एक दावत है और अधिकारियों की सभी बेटियां जा रही हैं। आप आज रात के शो की स्टार हैं, लेकिन आप इतनी सुंदर हैं कि मुझे लगता है कि भले ही क्राउन प्रिंस और हेलान साम्राज्य के युवा मास्टर सुंदर हों, वे आपकी बराबरी नहीं कर सकते। सांगलैन ने मुस्कुराते हुए कहा। महल जाना है? अच्छा है। हेलान साम्राज्य के क्राउन प्रिंस को भूल जाओ, उसे पहले राजकुमारी तियानजियांग को खोजने और अजीब आग को निगलने के लिए महल जाना चाहिए, ताकि ज़ियाओ लियान छोटा कमल उसे इस तरह से न उकसाता रहे जैसे उसे मौत के मुंह में धकेला जा रहा हो। दादी, महल के बाहर बग्घी से उतरते ही रेशमी कपड़ों में सजे कई युवकों ने मुझे घेर लिया। मू वुशुंग अनन्या राठौड़ बिना पीछे मुड़े ही समझ गई कि वे निश्चित रूप से गुओ परिवार के कुलपति के बेटे या पोते होंगे। उसके जैसी शांत लड़की भी इस उपाधि को सुनकर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाए। उस दिन की प्रतियोगिता के बाद गुओ परिवार के कुलपति के आतिथ्य को अस्वीकार करने में असमर्थ होकर वह रात के खाने के लिए गुओ परिवार के घर गई थी। गुओ परिवार का आतिथ्य उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। लगभग हर किसी ने कृतज्ञ और दयालु मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया और युवकों ने उसे प्यार से छोटी बहन कहा। हालांकि कुलपति ने शराब के कुछ दौर पीने के बाद कहा कि वह अब से उसे अपनी सगी पोती के रूप में मानेंगे, और इसके बाद पीढ़ियों का क्रम पूरी तरह से गड़बड़ा गया। यही कारण है कि वे अब उसे दादी कहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने स्थिति को नहीं समझा हो वह इसे सुनता, तो उसे लगता कि वह कोई स्वर्गीय बाल दादी है। दादी, हम जानते हैं कि हेलान साम्राज्य के मामले में क्या हुआ। माँ ने विशेष रूप से हमें और मेरे सबसे बड़े भाई को आपका समर्थन करने के लिए भेजा है। डरिए मत, हमारा गुओ परिवार अब एक शक्तिशाली परिवार है। हेलान साम्राज्य के क्राउन प्रिंस इसे बलपूर्वक नहीं छीन पाएंगे। गुओ परिवार के सबसे छोटे बेटे गुओ ताइरुई ने मू वुशुंग से कहा। समर्थन। ये सुनकर मू वुशुंग ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की, लेकिन उसका सुंदर छोटा भाई बिल्कुल खुश नहीं था।
उसने कहा, हमारे मू परिवार को हमारे मामलों में आपके गो परिवार के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मू परिवार में कोई बचा नहीं है। वह एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति के रूप में यहीं खड़ा है। उनकी उसे खुश करने की हिम्मत कब से हो गई? वे उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। वह मेरी अपनी बहन है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। हमारा वह मतलब नहीं था। हम आपके साथ हैं ताकि दूसरे लोग देख सकें कि गो परिवार आपके पीछे खड़ा है। गो परिवार के युवा मास्टर गो ताइक्सियू ने शांति से कहा। बाकी किशोर भी क्रोधित नहीं थे। वे सभी मू वुशुंग के प्रति अत्यंत आभारी और स्नेही थे। उसके बिना उनके पूर्वज आगे नहीं बढ़ पाते और गो परिवार एक तूफान में फंसी छोटी नाव की तरह होता जिसे एक ही लहर आसानी से निगल लेती। उसके कारण गो परिवार का किसी भी क्षण निगल लिए जाने का लगभग 2 साल लंबा डर आखिरकार समाप्त हो गया था। इसलिए संयोग से वे मू वुशुंग के छोटे भाई के प्रति भी विशेष रूप से मिलनसार थे। गो ताइरुई और मू युहेंग लगभग एक ही उम्र के थे। उसने लापरवाही से मू युहेंग के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, दादी एक ऐसी सुंदरी है जिसे हर कोई प्यार करता है। वह बुद्धिमान और दयालु भी हैं। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोगों के मन में उनके प्रति बुरे इरादे होंगे। तुम अकेले उनकी रक्षा कैसे कर सकते हो? दादी के लिए उन अवांछित लोगों को भगाने के लिए हमें हाथ मिलाना होगा। ये बात कुछ हद तक समझ में आ रही थी। भले ही यह उसकी बहन की प्रशंसा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे मू युहेंग को थोड़ी चापलूसी महसूस हुई, मानो प्रशंसा उसके लिए ही निर्देशित की गई हो। उसने मन ही मन सोचा, मेरी बहन सच में बहुत परिपूर्ण है। एक बहन की रक्षा करने वाले रक्षक के साथ तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि गो ताइरुई लगातार मू वुशुंग की प्रशंसा कर रहा था, मू युहेंग ने उसके साथ दोस्त बनने का फैसला किया। कम से कम इस दोस्त के पास अच्छी समझ है और वह जानता है कि उसकी बहन कितनी अच्छी है। महल में प्रवेश और मू बहनों की खटास। वे एक भव्य जुलूस के रूप में महल में दाखिल हुए। मू वुशुंग को प्रशंसकों से घिरा हुआ जाते देख मू निंगवेई ने अपनी ईर्ष्या को दबाया और अपनी बड़ी बहन मू निंगज्यू की ओर मुड़कर देखा, जो उसके साथ महल आ रही थी। दीदी, क्या आप सच में अंदर जा रही हैं? उसका चेहरा पहले ही खराब हो चुका है। उसे घर पर अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। वह यहाँ मजा लेने क्यों आ रही है? क्या उसे लोगों को डराने से डर नहीं लगता? अगर उसकी माँ अपनी बड़ी बहन के प्रति ऋणी महसूस न कर रही होती और उसे महल में आराम करने के लिए ले जाने को न कहती, तो वह उसे बिल्कुल भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। अगर लोगों को पता चला कि उसकी बहन का चेहरा खराब हो गया है, तो उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हाँ, क्या तुम मुझे अंदर नहीं ले जाना चाहती हो? मू निंगज्यू, जिसका पूरा शरीर कपड़ों से ढका हुआ था, ने कहा। हालांकि उसका चेहरा खराब हो गया था, लेकिन उसकी आवाज़ जस की तस थी, हमेशा की तरह नाजुक। हालांकि जब भी मू निंगवेई उसके बदसूरत चेहरे के बारे में सोचती तो उसे वह नाजुक आवाज़ विशेष रूप से घृणित लगती। खैर, मैं क्या कर सकती हूँ? वह बड़ी बहन है। मू निंगवेई ने आधा धमकाते और आधा चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें बाद में इधर उधर भागने की अनुमति नहीं है। तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखे, है ना? अभी कोई नहीं जानता कि तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है, इसलिए तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा और अपना नकाब बिल्कुल नहीं हटाना है। अन्यथा हर कोई तुम पर हंसेगा। मू निंगज्यू ने अपने दिल में नफरत का एक ज्वार महसूस किया। काश वह अपनी ढोंगी बहन का मुखौटा फाड़ पाती और उसे उस डर का अनुभव करा पाती जिससे वह लोगों का सामना करने से डरती है। उसने अपने हाथ में मौजूद उस महंगी चीज़ को कसकर दबाया, अपने गुस्से को शांत किया और अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं समझ गई। तभी मू निंगवेई संतुष्ट हुई और उसे महल में ले गई। हेलान साम्राज्य का क्राउन प्रिंस। महल की दावत पहले ही शुरू हो चुकी थी और शाही उद्यान मेज़ों और कुर्सियों से भरा हुआ था। कई लोगों ने पहले ही अपनी जगह ले ली थी, लेकिन मू वुशुंग और उसका समूह पार्टी में देर से पहुंचा था। जिस क्षण वह प्रकट हुई, सभी फूलों की सुंदरता फीकी पड़ गई और सभी की निगाहें उसकी ओर आकर्षित हो गईं। जीवंत रंगों के बीच उसने केवल एक हल्के गुलाबी आड़ू के फूल जैसी प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी और उसके कंधों पर एक पारदर्शी पन्ना हरे रंग का नकाब लिपटा हुआ था, जिससे उसकी कमर पतली और उसकी त्वचा जैद की तरह साफ लग रही थी। ढलते सूरज की रोशनी में वह हल्की सी चमकती हुई प्रतीत हो रही थी, जो उसके परिपूर्ण रूपरेखा को उभार रही थी। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाती गई, उसका आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा लोगों के दिमाग में और भी स्पष्ट होता गया। उसकी नाजुक त्वचा छिले हुए अंडे की तरह थी, मलाई जैसी चिकनी जो लुभावनी थी। उसकी मनमोहक फीनिक्स आंखों में एक हल्की सी सुस्ती और ठंडक थी, जिसने उसे एक ऐसी सुंदरी बना दिया जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता था। उसकी नाक नाजुक और उठी हुई थी, उसके चेरी जैसे होंठों पर हल्की सी गुलाबी रंगत थी और उसकी छोटी उत्तम ठुड्डी का एक सुंदर घुमाव था। उसके पूरे शरीर पर एक भी खामी नहीं थी। क्या ही शानदार सुंदरता है! खूबसूरत मोहतरमा, मैं हेलान साम्राज्य का क्राउन प्रिंस हेलान ये हूँ। आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। जब हर कोई अभी भी आश्चर्य में था, एक असाधारण रूप से सुंदर व्यक्ति मू वुशुंग के सामने आ खड़ा हुआ।
हेलान ये युवा और सुंदर, लंबा था और उसमें मर्दानगी की एक मजबूत आभा थी। उसकी नीली आंखें मनमोहक थीं, बिल्कुल किसी योगिनी की तरह, और उसके गहरे नैन नक्श निर्दोष थे। उसके लंबे, थोड़े घुंघराले, गहरे नीले बाल उसकी पीठ पर गिर रहे थे और उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से सुखद, आकर्षक और स्पष्ट थी, इतनी सुंदर कि यह लगभग नशीली थी। जलपरियां। स्पेस के अंदर, छोटी गौरैया ने आश्चर्य से पुकारा। वुशुंग हैरान रह गई। क्या जलपरी प्रजाति पहले ही विलुप्त नहीं हो गई थी? फिर उसने जियाओ जूजू को कहते हुए सुना, नहीं, वह एक सच्चा मर्मन जलमानव नहीं है। उसके पास केवल प्राचीन जलपरियों की रक्तरेखा होनी चाहिए। उसे केवल जलपरियों का एक प्राचीन वंशज कहा जा सकता है। वह असली जलपरियों से बहुत अलग है। हालांकि इस राजकुमार का रूप जलपरियों की विशेषताओं के बहुत समान है और उसकी आवाज़ जलपरियों की तरह ही सुखद है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने पहली नज़र में ही उसे जलपरी समझ लिया। वुशुंग उनके अचानक इस तरह बोलने पर अवाक रह गई। हालांकि शायद इसलिए कि उसके पास एक जलपरी का मोती था, उसे हेलान साम्राज्य के इस राजकुमार की आभा से कुछ परिचित सा महसूस हुआ, इसलिए उसने आगमन पर उस तरह की अस्वीकृति महसूस नहीं की जैसी उसने कल्पना की थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और हेलान ये को देखकर मुस्कुराए। दर्शकों की आंखों में वे दोनों, एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर महिला, एक साथ एक आकर्षक दृश्य बना रहे थे। हालांकि जैसे ही वुशुंग मुस्कुराए, उसने अपने ऊपर एक खतरनाक नज़र को महसूस किया। ऊपर देखने पर हवा में उसकी नज़रें किसी की ठंडी और चिड़चिड़ी नज़रों से जा मिलीं। उसकी नज़र अचानक उस आदमी की हिंसक और ठंडी आंखों से मिली, लेकिन वुशुंग अनन्या ने बेरहमी से अपनी नज़रें फेर लीं। बैंग! अचानक मेज़ पर रखे शराब के सभी जग चकनाचूर हो गए। शराब हर तरफ छलक गई। कोई चीखा, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि यह काम रीजेंट लॉन्ग मोशन का है, और फिर किसी की दोबारा आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि महल का संगीत भी रुक गया। पूरा शाही उद्यान भयानक रूप से शांत था। मेज़ के सिरहाने बैठे सम्राट सिमेन शेन की आंखों में संयम दिखा, उनमें लॉन्ग मोशन को दोष देने की हिम्मत नहीं थी, और उन्होंने महल के नौकरों को फिर से शराब परोसने और संगीत बजाने का आदेश दिया। लेकिन माहौल मानो जमा देने वाले बिंदु तक गिर गया था और अब किसी में जोर से बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वुशुंग इन सब से बेखबर लग रही थी और उसने बैठने के लिए एक खाली सीट ढूंढ ली। उसके बैठते ही मुयुहिंग और गो परिवार के सभी युवक उसके बगल में या आसपास बैठ गए। हेलान साम्राज्य के क्राउन प्रिंस हेलान ये वुशुंग के करीब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदर घुसने की जगह नहीं मिली। इसलिए वे केवल वहीं खड़े होकर उससे बात कर सकते थे। उस लंबे और सुंदर आदमी के चेहरे पर एक दोस्ताना और उज्ज्वल मुस्कान थी, जो बहुत आकर्षक लग रही थी। वुशुंग किसी को उकसाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हेलान ये को उदासीनता से जवाब दिया। हेलान ये एक चतुर आदमी थे। ये देखकर कि उसे उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह मुस्कुराए और अपनी मूल सीट पर लौट आए। भले ही वुशुंग ने हेलान ये से दोबारा बात नहीं की, लेकिन वह अभी भी अपने शाही चाचा की जलती हुई नज़रों को महसूस कर सकती थी, जो गुस्से से फटने वाले थे। उसने न देखने का नाटक किया और चुपचाप अपने सूखे मेवे खाती रही। जैसे ही शाही उद्यान धीरे धीरे जीवंत हो गया, उसने राजकुमारी तियानजियांग को अपनी सीट से उठते हुए देखा। गो परिवार के लड़कों की रक्षक वृत्ति। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, उसने अपने सुंदर छोटे भाई से कहा। दादी, आप कहाँ जा रही हैं? इससे पहले कि सुंदर छोटा भाई कुछ बोल पाता, गो ताइरुई ने जल्दी से पूछा। माँ ने कहा था कि वे अपनी परदादी के पास रहेंगे और उन्हें कोई अन्याय नहीं सहने देंगे। गो ताइक्सियू और अन्य लोग भी आ गए। वुशुंग शर्मिंदा थी। अगर मैं शौचालय जाऊं, तो क्या आप सभी को भी मेरे साथ आना होगा? लड़के तुरंत लाल हो गए और जल्दी से बैठ गए, उनकी दोबारा उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे यह मज़ेदार लगा और उसने सोचा कि वे कितने प्यारे हैं। ये देखकर कि राजकुमारी तियानजियांग लगभग आंखों से ओझल होने वाली थी, उसने अपनी गति तेज की और चल पड़ी, इस बात से अनजान कि जो व्यक्ति उसे घूर रहा था वह भी उठकर जा रहा था। कृत्रिम पहाड़ी में एक भावुक मुलाकात। वुशुंग में ऐसा क्या खास है? हर आदमी उसे क्यों घूरता है? राजकुमारी तियानजियांग ने गुस्से में कहा। दोनों तरफ की नौकरानियों की जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, वे बटेर की तरह सिर झुकाकर उनके पीछे पीछे चलती रहीं। धिक्कार है, उसके कपड़े लगभग मेरे जैसे ही हैं। राजकुमारी तियानजियांग आग बबूला थीं। उसने जानबूझकर अपनी पसंदीदा पोशाक चुनी थी, जो उसके सुंदर फिगर को सबसे अच्छे से उभारती थी, लेकिन जब वुशुंग प्रकट हुई, तो वह पूरी तरह से फीकी पड़ गई। उसे वापस जाकर कपड़े बदलने थे और फिर वापस आना था। वुशुंग ने संयोग से ये सुन लिया और मजाकिया अंदाज में हंसी। जैसा कि कहावत है, किसी और के जैसे कपड़े पहनना डरावना नहीं है, जो ज्यादा बुरा दिखता है उसके लिए ये शर्मनाक होता है। राजकुमारी तियानजियांग, जो अपनी छवि की इतनी परवाह करती है, क्रोधित कैसे नहीं होगी? यह उसे वुशुंग को राजकुमारी के शरीर के भीतर मौजूद अजीब आग को निगलने का अवसर भी देता है।
उसने मतिभ्रम पैदा करने वाली चींटी को बुलाया, जो दोनों नौकरानियों को बेहोश करने का इरादा रखती थी, लेकिन इससे पहले कि वह आदेश दे पाती, एक शक्तिशाली बल ने अचानक उसे कृत्रिम पहाड़ी के पीछे खींच लिया और एक परिचित लेकिन उन्मत्त आभा उसके चेहरे पर आ पड़ी। वह घूमी और एक जाना पहचाना, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा देखा। उसकी बैंगनी, उग्र आंखों में मुंह वुशुन की छवि दिखाई दे रही थी। केवल जब वे इतने करीब थे तब उसने उसकी ठुड्डी पर दाढ़ी की खूंटी देखी। वह पहले से कहीं अधिक थका हुआ और जर्जर लग रहा था, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब वह अपाहिज था। तुम छोटी झूठी, किसी ने अपने दांत पीसते हुए गुर्राया और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने उसके चेरी जैसे होठों को जोर से चूमा। उसकी बाहों में वह एक तूफान में फंसे गुलाब की तरह थी, जिसे उसकी दबंग आभा ने कसकर लपेट लिया था, जो उसे दंडित करने और सताने का एक तरीका था। उसने उसे जोर से धक्का दिया। उसकी दाढ़ी लगभग उसे चुभ रही थी। वह रुका नहीं, लेकिन उसकी हरकतें बहुत कोमल, स्नेही और लंबी हो गईं, मानो वह किसी दुर्लभ खजाने को सावधानी से संभाल रहा हो। जब वह कोमल हो गया तो मुंह वुशुन को अब दाढ़ी की चुभन परेशान नहीं कर रही थी। उस आदमी ने उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, और धीरे धीरे वह इस कोमल और आकर्षक चुंबन का आनंद लेने लगी। जब चुंबन समाप्त हुआ तो कृत्रिम पहाड़ी के पीछे केवल उनके हाँफने की आवाज़ बची थी। प्यार से इनकार और एक नई शर्त। ये देखकर कि उसने उसे छोड़ दिया है, मुंह वुशुन जल्दी से घूमी और वहां से चलने लगी। लॉन्ग मोशन ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका बड़ा हाथ लगभग उसके मांस में गड़ रहा था। तुम मुझसे दूरी क्यों बना रही हो? वह लगभग अपने दांत पीस रहा था, उसकी नसें उभर आई थीं। अचानक मुंह वुशुन को याद आया कि वह कैसा दिखता था जब वह फीनिक्स रूइंस के बाहर था। उसके पतले होंठ कसकर दबे हुए थे, नसें उभरी हुई थीं और वह बेहद घबराया हुआ था। यह आदमी उसके गहरे प्यार में पड़ चुका था। निर्विवाद रूप से उसे भी इस आदमी की महक पसंद थी। उसे उसके साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल तभी जब वह उसे भावनाएं विकसित करने के लिए मजबूर न करे या कोई वादा न करे। चाचा, मैं प्यार में नहीं पड़ना चाहती। वह अचानक इसे और छिपाना नहीं चाहती थी और उसने सच बता दिया। लॉन्ग मोशन को उसकी अचानक ठंडी हो गई आंखों को देखकर दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने उसकी ठुड्डी को पकड़ा और कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ भावनाएं विकसित करने को तैयार हो। तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रही थी। उसने वास्तव में उस समय उससे झूठ बोला था और अब खुद को सही ठहराने का कोई तरीका नहीं था। उसकी चुप्पी स्वीकारोक्ति के समान थी। लॉन्ग मोशन ने अचानक उसकी ठुड्डी छोड़ दी, एक ठंडी हंसी हंसा और उसकी बैंगनी आंखों में ऐसा लगा जैसे कोई तूफान टूटने वाला हो। मुंह वुशुन जानती थी कि वह गलत थी और उसे अपनी गलती के लिए उसके गुस्से के परिणामों को भुगतना होगा। उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके फैसले का इंतजार करने लगी। अचानक उसके कंधे पर एक भारीपन महसूस हुआ और एक सिर उसकी गर्दन पर टिक गया। एक जानी पहचानी महक उसकी नथुनों में भर गई। उसने एक छोटे जानवर की तरह उसे धीरे से दबाया और उसकी गहरी फिर भी कमजोर आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, श्वांग ए, मैं तुम्हारा क्या करूं? उस क्षण मुंह वुशुन का दिल पिघल गया। भले ही वह इतना क्रोधित था, फिर भी वह उसे चोट पहुंचाना सहन नहीं कर सका और उसे अपनी कमजोरी दिखाने के लिए अपनी कीमती गरिमा को एक तरफ रखने और अपना महान सिर झुकाने को तैयार था। इंसानों का दिल मांस और खून से बना होता है और इसके अलावा वह उसके लिए पूरी तरह से भावना शून्य नहीं थी। इस क्षण पहली बार वह असमंजस में थी। उसे दूर धकेल देना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने उसे फिर से नीचे कर लिया और उसके वजन को खुद पर टिकने दिया। वह सोच रही थी, चाचा, मैं तुम्हारा क्या करूं? लॉन्ग मोशन ने अपनी बाहों में लड़की की हिचकिचाहट को महसूस किया और उसका आहत दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि कमजोरी का नाटक करना उस पर काम करेगा, इसलिए उसने अपना सिर उसकी गर्दन में और भी गहराई से छिपा लिया, जानबूझकर कमजोर आवाज में बोलते हुए, श्वांग ए, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? ये पहली बार था जब मुंह वुशुन ने अपने शाही चाचा को इस तरह गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोलते सुना था। उसने मन ही मन आह भरी, उसका दिल अब कठोर नहीं हो पा रहा था। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे दूरी नहीं बनाऊंगी। मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगी। वह उसकी मुलायम गर्दन को छोड़ना नहीं चाहता था और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी छोटी महिला वास्तव में केवल कोमलता के प्रति ही पिघलती है, जबरदस्ती के प्रति नहीं। मैंने अभी तक तुम्हें बताया भी नहीं है कि क्या करना है। मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगी, जब तक कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती। अंधेरे में छिपे हुए लॉन्ग यी और लॉन्ग ए अवाक होकर आसमान की ओर देखने लगे। हमने कुछ नहीं सुना। ये निश्चित रूप से हमारा दबंग, ठंडे खून वाला मास्टर नहीं है जो बिना किसी कारण के नखरे दिखाता है। मुंह वुशुन ने आह भरी। उसे उसके सामने चीजें स्पष्ट करनी थीं। उसने एक कदम पीछे लिया, उसे इशारा किया कि वह उस पर न झुके और गंभीरता से कहा,
मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन मैं प्यार या भविष्य के बारे में बात नहीं करना चाहती। चाचा, आप वापस जा सकते हैं और इस पर ध्यान से विचार कर सकते हैं। भले ही हम साथ हों, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। जब दिल के मामलों की बात आती है तो एक बार जब आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो बिना नुकसान के बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन मू वुशुंग अनन्या को यह नहीं पता था कि आज की उसकी पल भर की कोमलता उसे जीवन भर भारी पड़ेगी, जिससे उसे भविष्य में अन्य सुंदर पुरुषों के साथ कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके बगल में किसी सुंदर पुरुष के होने के विचार को किसी ने अमल में लाने से पहले ही जड़ से खत्म कर दिया था। उसने लॉन्ग मोशन ने उसे पकड़ा और दबी हुई भावना के साथ कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार में पड़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम किसी अन्य पुरुष के संपर्क में नहीं आ सकती, अन्यथा मुझे जलन होगी। उसकी अभिव्यक्ति को देखने में असमर्थ, मू वुशुंग केवल उसकी आवाज़ में छिपी बेबसी और संयम को हल्का सा सुन सकती थी। उसने मन ही मन सोचा, उसके शाही चाचा जैसे अलग थलग और शक्तिशाली व्यक्ति का उसके सामने अपना सिर झुकाना और ऐसे शब्द कहना, ये दर्शाता है कि वह वास्तव में उसे दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। वह उन्हें उकसाने के लिए कुछ भी कठोर कहना सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने चुपचाप सिर हिला दिया। हालांकि उसे सुंदर पुरुषों को देखना पसंद है, लेकिन उनके प्रति उसका कोई गलत इरादा नहीं है। वह बस उनकी सराहना करती है और किसी मामले में शामिल होने की परवाह नहीं करती, क्योंकि उसे अभी तक ऐसा मौका ही नहीं मिला था। उसने महसूस किया कि शाही चाचा ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया है और उनकी मर्दाना खुशबू उसमें पूरी तरह से भर गई है। इसलिए उसने उस व्यक्ति के शैतानी रूप से सुंदर चेहरे के कोनों पर आई उस क्षणभंगुर मुस्कान को नहीं देखा, जो जल्दी ही एक कड़वी मुस्कान में बदल गई। उसका दिल जीतने के लिए खुद को विनम्र करना कोई बड़ी बात नहीं है, असली डर तो यह है कि कहीं उसका दिल कभी पिघले ही न। लेकिन इतने सालों में यह पहली बार था जब उसे प्यार हुआ था। वह उसके लिए नियति द्वारा तय की गई थी। वह न तो उसके साथ जबरदस्ती कर सकता था और न ही उसे जाने दे सकता था। इसलिए वह केवल पहले उसकी सहानुभूति जीतने की कोशिश कर सकता था। दिल की उलझनें। तुम किससे शादी करना चाहती हो? क्या? मू वुशुंग हक्की बक्की रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा सवाल पूछेंगे। तुम कहती हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुम किससे शादी करना चाहती हो? लॉन्ग मोशन ने उसकी ठुड्डी उठाई, उनकी बैंगनी आंखें उसे ध्यान से देख रही थीं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, मेरे शाही चाचा, बल्कि बात यह है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। उनकी बैंगनी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें पूरी तरह से मोहित हो जाना आसान था, खासकर तब जब उनमें ऐसी भावनाएं थीं जो उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थीं। उसकी नज़रें इधर उधर भाग रही थीं, लेकिन उन्होंने आसानी से उसकी ठुड्डी उठा दी और उसकी नज़र उनकी गहरी, भंवर जैसी आंखों से जा मिली। मेरा दिल मानो और भी तेजी से धड़कने लगा। श्वांग एक गो परिवार के वे लड़के तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं? वे लड़के उसके बहुत करीब थे। वह लगभग अपने गुस्से पर नियंत्रण खो बैठा था और उन सभी को वहीं मार डालना चाहता था। विशेष रूप से गो परिवार का युवा मास्टर। जिस तरह से वह श्वांग एर को देख रहा था, वह दूसरों की तरह मासूम नहीं था। वे मुझे दादी कहते हैं, भला वे मुझसे क्या चाहेंगे? उसने तपाक से कहा। बात पूरी करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसे उन्हें स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा। इसमें समझाने वाली क्या बात थी? मैं अब जा रही हूँ। ये सब आपकी गलती है। मैं मूल रूप से चाहती थी कि ज़ियाओ लियान छोटी आग राजकुमारी तियांजियांग की अजीब आग को निगल ले, लेकिन अब मैं उसे देख भी नहीं सकती। उसने जानबूझकर उसे दूर धकेल दिया और कृत्रिम पहाड़ी से पहले बाहर निकल गई। वह नहीं चाहती थी कि वे उसके दिल की धड़कन सुने। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मू वुशुंग ने मन ही मन सोचा, ऐसा नहीं है कि मैं यह नहीं कर सकती। उसने शाही चाचा को झटक दिया और दावत में पहले लौट आए। कुछ ही देर बाद शाही चाचा भी अपनी मूल सीट पर वापस आकर बैठ गए। हर किसी ने देखा कि रीजेंट अब कठोर और डराने वाले नहीं थे और अब उन्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं थी। क्राउन प्रिंस का उपहार। मिस मू, यह मेरे भाई क्राउन प्रिंस की ओर से एक उपहार है। वह यहाँ आने में बहुत शर्मा रहे थे। एक सुंदर और नाजुक युवा लड़की मू वुशुंग के पास आए और एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसे एक उत्तम डिब्बा सौंपा। जलपरी का मोती। छोटे जू और छोटी गौरैया ने स्पेस के अंदर यही कहा था। डिब्बे में वास्तव में दूसरा जलपरी का मोती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह डिब्बे के करीब आई तो उसने एक परिचित आभा को हल्का सा महसूस किया हो? जलपरी का मोती खजाने का एक बिखरा हुआ नक्शा है, जिसे वह वास्तव में चाहती है, लेकिन वह इसे ले नहीं सकती। मुझे खेद है राजकुमारी, मैं इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकती। उसने हेलान की खूबसूरत राजकुमारी से यह कहा। क्यों? हेलान यू को यह अजीब लगा। अपने देश में क्राउन प्रिंस महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे और हर कोई उनसे जुड़ना चाहता था। यह महिला क्राउन प्रिंस के उपहारों को क्यों अस्वीकार करेगी? इसके अलावा इतनी कीमती चीज़ को कोई कैसे ठुकरा सकता है? मू वुशुंग खड़ी हो गई। उसने हेलान ये की ओर देखा जो इधर ही देख रहा था।
फिर अपने शाही चाचा को देखा जो सिर झुकाकर शराब पी रहे थे और मुस्कुराते हुए हेलान यू से कहा, क्योंकि अगर मैं दूसरे पुरुषों से उपहार स्वीकार करूंगी तो मेरे मंगेतर को जलन होगी। अचानक लॉन्ग मोशेन ने ऊपर देखा। उनकी आंखें, जो अपने सामान्य रंग में लौट आई थीं, उनमें हल्की सी बैंगनी रोशनी चमक उठी और उनके मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से ऊपर की ओर मुड़ गए। अगर कोई उनकी मुस्कान देख लेता तो शायद वह डर के मारे बेहोश ही हो जाता। कुख्यात, भयंकर और बर्फीला राजकुमार वास्तव में मुस्कुरा सकता है। हालांकि इस समय कोई भी उनकी ओर नहीं देख रहा था, क्योंकि हर किसी की निगाहें मू वुशुंग और हेलान साम्राज्य के क्राउन प्रिंस पर थीं। एक नया दावा और आधी निशानी। अगर हम इस बारे में बात करें कि इन पिछले कुछ दिनों में सबसे अधिक चर्चा में कौन रहा है, तो वह निस्संदेह मू वुशुंग थी, जो कीमिया प्रतियोगिता में चमकी थी। उसने अकेले ही पूरे गुओ परिवार को बचा लिया और राजधानी के परिदृश्य को नया रूप दे दिया। यहाँ तक कि गुओ परिवार के कुलपति ने भी कहा था कि वह भविष्य में 7वें स्तर की कीमियागर बनने वाली सबसे संभावित जीनियस है। आज महल से यह खबर फैली कि हेलान साम्राज्य के क्राउन प्रिंस मू वुशुंग का हाथ मांगने के लिए बहुत दूर से ज़ियाओयू राजवंश आए थे। साफ शब्दों में कहें तो ये महल की दावत विशेष रूप से मू वुशुंग के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि इससे पहले कि हेलान के क्राउन प्रिंस सच्चाई का खुलासा कर पाते, मू वुशुंग ने वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने कहा कि उसका पहले से ही एक मंगेतर है। पता नहीं हेलान के क्राउन प्रिंस की क्या प्रतिक्रिया होगी। तुम्हारा मंगेतर कैसे हो सकता है? हेलान यू ने त्योरियां चढ़ाईं। उसका भाई क्राउन प्रिंस विशेष रूप से उसी के लिए ज़ियाओयू साम्राज्य आया था और उसे यहाँ पहुँचने में 3 महीने लगे थे। पुजारी ने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी कि उसकी सगाई नहीं हुई है। असंभव, तुम झूठ बोल रही हो, हेलान यू ने अविश्वास के साथ कहा। हेलान ये उठा और पास आया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था और उसके चेहरे पर लड़कों जैसी मुस्कान भी थी। उसने मू वुशुंग से कहा, मिस मू, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी छोटी बहन उद्दंड है और बिना सोचे समझे बोलती है। कृपया उसे क्षमा करें। हालांकि मैं क्राउन प्रिंस विशेष रूप से एक निशानी लेकर आपसे मिलने आया हूँ। सच कहूँ तो मैं भी आपका मंगेतर हूँ। वाह! शाही उद्यान में हर कोई आश्चर्य से उन दोनों को घूरने लगा। उनके चेहरे गपशप और जिज्ञासा से भरे हुए थे। हेलान साम्राज्य इतनी दूर है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। मू वुशुंग की सगाई हेलान साम्राज्य के क्राउन प्रिंस से कैसे हो सकती है? लॉन्ग मोशेन भावहीन होकर चले आए। उनकी आंखें एक आने वाले तूफान से भरी थीं। हेलान ये के आत्मविश्वासी भाव को देखकर मू वुशुंग को एक बुरा एहसास हुआ। क्या सच में कोई निशानी हो सकती है? असंभव। मू यूहिंग अपनी बहन का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा और चिल्लाया, हमारे बड़ों ने कभी यह उल्लेख नहीं किया कि मेरी बहन की सगाई हो चुकी है। महामहिम, मेरी बहन की प्रतिष्ठा को कलंकित न करें। हेलान ये थोड़ा मुस्कुराया, मानो वह जानता था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और फिर उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला। उसने धीरे धीरे रुमाल खोला। उसकी हरकतें कोमल और स्नेही थीं, मानो वह किसी दुर्लभ खजाने को संभाल रहा हो। रुमाल को धीरे धीरे उठाया गया, जिससे एक जेड का अंगूठे वाला छल्ला दिखाई दिया जो केवल आधा बना था। जब मू यूहिंग ने वह आधा जेड का अंगूठे वाला छल्ला देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए।